हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे बनता है, और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में कि कैसे कैसे हम जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो मेरे भाई, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का कोई भी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, या फिर आप स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, ये क्लास मेरे भाई पेड बैच की हमारे क्लास है जो हम जो है अपने सिलेक्शन बैच में करा रहे हैं। ये उसकी क्लास है। बहुत सारे बच्चों का ये था कि जानना था कि कैसे बैच में क्लासेस होती हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। इसके लिए ये मैं डेमो क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बैच में भी क्लास जाएगी और यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है। तो यहाँ से आप मेरे भाई अंदाजा लगा पाएंगे किस तरीके से हम लोग पेड बैच में कंटेंट दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जैसे कि ये टॉपिक है हीमोग्लोबिन, बहुत छोटा टॉपिक है। और ये कहें, जब भी आप जाते होंगे, ठीक, डीएमएलटी करने गए होंगे, फर्स्ट ईयर में ही होंगे, तो वहीं पर हिमैट में पहले ही आपको ये चीज पढ़ने को मिली होगी और देखने को मिली होगी। लेकिन जब आप मेरे भाई आज यहाँ मेरे साथ आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे जो छोटी छोटी चीजें हैं, कैसे उनको हमें याद रखना है, कैसे ये एग्जाम में पूछी जाती है, और कौन कौन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे भाई, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हीमोग्लोबिन। सबसे पहले हम लोग नाम की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन किन वर्ड से मिलकर बना है, ठीक, तो इसका संधि विच्छेद जब आप करोगे, यानी इसका ब्रेकडाउन करोगे, तब आप देखोगे कि ये हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। ठीक, जब आप इन दोनों को वर्ड को जोड़ो तो हीमोग्लोबिन बन जा रहा है। ठीक, अब ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, होता कहां है, पहले ये समझो। हीमोग्लोबिन मेरे भाई आरबीसी के अंदर होता है, ठीक, पैक्ड इन द आरबीसी। और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का, CO2 का ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक, दो चीज ये हम लोगों ने आगे पीछे वाले चैप्टर में इन चीजों को पढ़ा भी है। ठीक, अब हीम क्या होता है, ग्लोबिन क्या होता है। मैंने आपको बताया है जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और जो हीम है वो क्या होता है, ये पिगमेंट होता है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, ये नॉन प्रोटीन कंटेंट है, या फिर यू कहें कि ये मेरे भाई पिगमेंट है, यानी जो ब्लड का कलर आप देखते हैं वो इसी की वजह से होता है। ठीक, ठीक है, अब देखिए, अब पहले ये समझते हैं ये हीम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हीम मेरे भाई बना होता है पोर फायरिंग रिंग से। किससे मिलकर बना होता है, पोर फायरिंग रिंग से मिलकर बना होता है। आइए, ईच हीम मॉलिक्यूल हैज ए पोर फायरिंग रिंग, यानी जो हीम होता है वो किससे मिलकर बना है, पोर फायरिंग रिंग से मिलकर बना है। और ये जो पोर फायरिंग रिंग जो बनी हुई है, ये मेरे भाई 4 पायरॉल के मिलने से बनती है। किससे, 4 पायरॉल रिंग के मिलने से बनती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक पायरॉल का स्ट्रक्चर है, पायरॉल रिंग है। ऐसी जब 4 मिल जाएंगी रिंग, 1 2 3 और 4, तब इसको क्या कहेंगे, जब ऐसी 4 मिल जाएंगी तब इसके साथ में जब ये आपस में जुड़ जाएंगी मेथाइल के द्वारा, ठीक, उसके बाद में जब ये आयरन आ जाएगा इसमें, तब मेरे भाई किसका फॉर्मेशन होता है, हीम का फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्या लिखा है, मेड अप ऑफ 4 पायरॉल रिंग, 4 रिंग से मिलकर बनी होती हैं। और किससे द्वारा जुड़ी होती हैं, ये मेरे भाई मेथाइलिन ग्रुप के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहती हैं। मैंने क्या चीज बताई आपको, मैंने आपको बताया जो हीम है वो किससे मिलकर बना है, ये पोर फायरिंग रिंग से मिलकर बना है। पोर फायरिंग रिंग में पायरॉल रिंग होती है, 4 पायरॉल रिंग के मिलने से पोर फायरिंग मेरे भाई बनता है। ठीक है, आगे चलिए, अब ग्लोबिन की बात करते हैं। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है। ग्लोबिन जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक, ग्लोबिन, अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ठीक, क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन का ही मतलब क्या है, प्रोटीन। अच्छा मेरे भाई, एक बात बताओ, हमने पीछे जितनी भी क्लासेस की है मैंने आपको बताया है कि जो प्रोटीन है किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। यानी
प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। जब कई सारे अमीनो एसिड एक साथ में आ जाते हैं तो एक चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, वही को क्या बोलते हैं, उसी को प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, लिखा है ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग 4 कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 बीटा चेन होती हैं और 2 अल्फा चेन होती हैं। क्या कहा है मैंने, 2 बीटा चेन होती हैं और 2 अल्फा चेन होती हैं। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ठीक, ये इसका जो बीटा है ना, ये बी बना हुआ है, अल्फा है ये अल्फा। ये आप मेरे भाई सिंबल जरूर ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में अल्फा बीटा ना लिखे, सिंबल ही लिखे, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। देखो मेरे भाई, मैं एक एक चीज, एक एक लाइन आपको बताते हुए चल रहा हूं। ये समझ रहा हूं कि आप फर्स्ट ईयर में है, मतलब अभी तक आपने हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ठीक, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। अब मैंने ये बताया कि ये ग्लोबिन है, यानी एक प्रकार की प्रोटीन है और अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी। तो अल्फा में मेरे भाई, अल्फा में क्या होते हैं, 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा में 146 अमीनो एसिड होते हैं। कितने, 141 अमीनो एसिड अल्फा में, 146 अमीनो एसिड बीटा में होते हैं। अब यहां से ये चीज पूछी जाए तो बीटा मेरे भाई बड़ी होती है, अमीनो एसिड ज्यादा है तो बीटा जो है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, बड़ी चेन होती है। या फिर ऐसे ध्यान रखना, बीटा हिंदी में जब आप लिखोगे तो ये क्या है, बीटा, और बीटा से क्या है, बा से बड़ा। तो बड़ी चेन अगर पूछी जाए तो कौन है, बीटा है, जिसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं और अल्फा 141 अमीनो एसिड होते हैं। फिर ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। क्या कहा है, जो भी अल्फा और बीटा यानी जो चारों चेन बनेगी, ठीक, जो चारों पॉलीपेप्टाइड की चेन रहेंगी, 2 अल्फा 2 बीटा, ये आपस में जो कनेक्टेड होंगी वो मेरे भाई कनेक्टेड होंगी किसके द्वारा, डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा। किसके द्वारा, डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा। अभी आगे आपको बताएंगे। अब सुनो, अब देखो इसको रिवाइज करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ये है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेरे भाई बना होता है हीम और ग्लोबिन के मिलने से। क्या क्या बताया, ये हीम और ग्लोबुलिन के मिलने से बना होता है। पहली बात बताई। हीम क्या होता है, हीम मेरे भाई पिगमेंट प्रोवाइड करता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। ठीक, किसके मिलने से बनता है, पोरफायरिंग रिंग के मिलने से बनता है। मतलब ईच हीम मॉलिक्यूल हैज ए पोरफायरिंग रिंग, इसमें पोरफायरिंग रिंग होती है। और जो ये पोरफायरिंग रिंग है वो 4 पायरोल रिंग के मिलने से बनती है। एक पायरोल रिंग आपको दिख रही है। ये जो 4 पायरोल रिंग हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं किसके द्वारा, मेथाइलिन ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा, मेथाइलिन ग्रुप के द्वारा। ग्लोबुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है। प्रोटीन आप जानते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन हैविंग 4 कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, जो हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है इसमें 4 कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा में 141 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा में 146 अमीनो एसिड होते हैं। बीटा वाली चेन मेरे भाई क्या होती है, बड़ी होती है। ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स लिंक टुगेदर, जो ये अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपस में कनेक्टेड होती हैं किससे, डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा। ठीक, मैंने आपको समझाया, बताया, रिवाइज कराया, चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारा हीमोग्लोबिन है कैसे बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 2 सक्सिनिल को ए प्लस 2 ग्लाइसिन के मिलने से क्या बनता है, पायरोल बनता है। ठीक, 2 सक्सिनिल को ए से प्लस 2 ग्लाइसिन के मिलने से क्या बनता है, पायरोल बनता है। और 4 पायरोल जब बन जाते हैं तो बनता है प्रोटोपोरफायरिन 9। क्या बनता है, प्रोटोपोरफायरिन 9। ठीक, आगे सुनिए। प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन के साथ में जब मिलता है तो क्या बनता है, हीम बनता है। और जब हीम के साथ में पॉलीपेप्टाइड मिल जाता है तो हीमोग्लोबिन चेन बन जाती है। हीम के साथ में पॉलीपेप्टाइड का मतलब वही है ग्लोबुलिन प्रोटीन जिसको कह दें। हीम के साथ में जब प्रोटीन मिल जाती है तो हीमोग्लोबिन चेन बन जाती है, जैसे अल्फा, बीटा, जीटा, अभी सब आगे पढ़ेंगे, चेन बन जाती है। ठीक, ये हो गया क्या, हीमोग्लोबिन। क्या क्या बताया मैंने शुरुआत की एकदम बेसिक से, जीरो से। ये मैंने आपको बताया कि 2 सक्सिनिल को ए, ठीक, सक्सिनिल के 2 और ग्लाइसिन 2 मिलकर क्या बनाते हैं, एक पायरोल रिंग बनाते हैं।
ये आपको दिख रही है, ये क्या है, एक पायरोल रिंग है। जब 4 पायरोल रिंग, 1 2 3 4, 4 पायरोल रिंग आपस में मिलेंगी, किसके द्वारा, मैंने पीछे ग्रुप बताया आपको, ये देखो पीछे ग्रुप बनाया मेथाइलिन ग्रुप के साथ में, आपस में जुड़ती हैं। जब 4 पायरोल रिंग आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनाएंगी, प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाएंगी। प्रोटोपोरफायरिन 9 और आयरन, जब ये प्रोटोपोरफायरिन 9 और ये देखो आयरन आ गया बीच में, जब ये आयरन मेरे भाई मिल जाएगा तो क्या बनेगा, हीम बनेगा। हीम के साथ में जब ग्लोबुलिन मिल जाएगा तो हीमोग्लोबिन चेन बन जाएगी। ठीक, क्या बताया, हीमोग्लोबिन चेन बन जाएगी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। अब देखो स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दे हीमोग्लोबिन का, सारा कुछ उससे क्लियर हो जाएगा, जितनी मैंने थ्योरी आपको बताई है सब क्लियर हो जाएगी। देखो ये है हीम, और हीम के साथ में क्या है, O2। इधर भी क्या है, इधर भी हीम है, और ये क्या है, O2 जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल। इधर भी क्या है, हीम है, और हीम के साथ में क्या है, O2 है। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये आप मान लीजिएगा, ये क्या है, ये बीटा है। ठीक, ये क्या है, बीटा है, ये भी बीटा है, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है इसको आप क्या मान लें, ये दोनों क्या है, अल्फा चेन है। ठीक, ये दोनों क्या है, अल्फा चेन है। इसके बाद में देखिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, क्या मैंने बताया था, डाई सल्फाइड लिंकेज के द्वारा। ठीक, डाई सल्फाइड लिंकेज के द्वारा ऐसे चारों कनेक्टेड रहती हैं, और बीच में क्या रहता है, Fe+2 आयरन रहता है। ठीक, क्या रहता है, आयरन रहता है। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, ये पूरा मॉलिक्यूल मेरे भाई हीमोग्लोबिन का है, जिसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, हीम भी है, O2 भी है, आयरन भी है, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी देखना जब थ्योरी पढ़ोगे इसी डायग्राम से सारा कुछ आपका निकल जाएगा। आइए आगे समझते हैं। अब टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हीमोग्लोबिन चेन बन रही है, ठीक, अल्फा बीटा डेल्टा जीटा ये सब जो बन रहे हैं उसके बारे में समझते हैं। अब एडल्ट की बात करें हीमोग्लोबिन में तो कितने टाइप का होता है, कैसा होता है, समझते हैं। देखो जो एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो इस हीमोग्लोबिन को, ऐसे हीमोग्लोबिन को कहते हैं HbA1। क्या कहते हैं, HbA1 कहते हैं, जो सबसे अधिक मात्रा में एडल्ट में प्रेजेंट होता है 96 से 98%। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, माइनर हीमोग्लोबिन होता है। माइनर का मतलब क्या है, जिसकी मात्रा कम हो, माइनर है 1.5 से 3.5% होता है। और उसके बाद में आता है फीटल हीमोग्लोबिन, जिसको डिनोट करते हैं HbF से। ठीक है, जो 1% से कम होता है। अब सुनिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये HB1 किन किन चेन से मिलकर बना होता है ये आपको बताना है। जो HbA1 है ये इसमें होती है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ये अल्फा का सिंबल है और ये बीटा का सिंबल है, सिंबल जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद में माइनर हीमोग्लोबिन जो HbA2 होता है वो मेरे भाई इसमें 2 अल्फा चेन से मिलकर बना होता है और इसमें 2 डेल्टा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन 2 डेल्टा चेन। जो HbF होता है फीटल हीमोग्लोबिन होता है, इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 मेरे भाई क्या होती हैं, गामा चेन होती है। 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 गामा चेन होती हैं। एडल्ट में ये आपको तीनों टाइप के हीमोग्लोबिन देखने को मिल जाएंगे। सबसे अधिक आपका HbA1 मिलेगा जो कि एडल्ट हीमोग्लोबिन है, फिर HbA2 मिलेगा माइनर 1.5 से 3.5% जो कि 2 अल्फा और 2 डेल्टा से मिलकर बना होगा। फिर आता है फीटल हीमोग्लोबिन जो कि 1% से कम होगा, जिसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती हैं। ठीक है, अब मेरे भाई बात करते हैं एम्ब्रियो की। ठीक, ये तो किसके बारे में बात हो गई, ये एडल्ट के बारे में बात हो गई। फीटल की भी बात करोगे, फीटस की बात करोगे जिसमें हीमोग्लोबिन HbF होता है, उसमें भी 2 अल्फा 2 गामा चेन होती है। ठीक है, एम्ब्रियो की बात करोगे तो एम्ब्रियो में मेरे भाई पहले बनता है गैवर1। ठीक, जिसमें मेरे भाई 2 जीटा चेन होती हैं और 2 एप्सिलॉन होती हैं चेन, 2 जीटा चेन और 2 एप्सिलॉन। ठीक, सिंबल आप देख सकते हैं बने हुए हैं। ठीक,
दो जीटा चेन, दो एप्सिलॉन होती है। फिर आता है उसके बाद बनता है फॉर्मेशन होता है किसका, गेवर 2 का, जिसमें दो अल्फा चेन होती है और दो एप्सिलॉन चेन होती है। ठीक, ये किसकी बात हो गई, एम्ब्रियो में हीमोग्लोबिन की बात हो गई। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, ये कैसे थे, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन जिन जिन चीजों से मिलकर बना है उसमें अगर कोई दिक्कत हो जाए, ठीक, एबनॉर्मलिटी हो जाए, तब उस ऐसे हीमोग्लोबिन को कहते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है एक हीमोग्लोबिन का टाइप है, तो उसको कहते हैं HbS। कैसा हीमोग्लोबिन, इसको डिनोट करते हैं HbS से, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया जो भी हीमोग्लोबिन है उसमें दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन होती हैं। दो अल्फा, ये हीमोग्लोबिन है जो, इसमें भी दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है। अब ये हमने क्या बताया, ग्लोबुलिन इसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी है। अगर इन अमीनो एसिड में कोई डिफेक्ट हो जाएगा तो यानी उसका काम खराब हो जाएगा, जो जिस तरीके का प्रोडक्ट जो काम उसको करना था वो नहीं निकल के आएगा। सेम वही होता है कि जो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है, इसमें मेरे भाई क्या होता है, जो ये बीटा चेन होती है, ये बीटा चेन, इस बीटा चेन में जहां पर ग्लूटामिक एसिड होता है, क्या है, जहां पर ग्लूटामिक एसिड होता है वहां पर मेरे भाई उसकी जगह पर रिप्लेस होकर वैलीन आ जाता है। क्या है, उसकी जगह पर रिप्लेस होकर कौन आ जाता है, वैलीन आ जाता है 6 पोजीशन पर। ठीक, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सिकल सेल जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड जगह पर, बीटा वाली चेन में जहां पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए वहां पर वैलीन आ जाता है। ठीक, पहली बात ये हो गई। तो ग्लूटामिक एसिड ऑफ बीटा चेन इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन एट 6 पोजीशन। आपसे यही पूछा जाएगा कि बीटा चेन में दिक्कत होती है कि अल्फा चेन में, आप क्या बताएंगे, बीटा चेन में दिक्कत होती है। और जो ग्लूटामिक एसिड होता है, क्या है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, वैलीन के द्वारा। ठीक है, फिर आता है एक और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल, जिसको कहते हैं कूलेज हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, कूलेज हीमोग्लोबिन, HbC से डिनोट करते हैं, HbC से डिनोट करते हैं। इसमें भी क्या होता है मेरे भाई, जो इसमें बीटा चेन होती है, जो इसमें बीटा चेन होती है, यहां पर जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, लाइसीन के द्वारा, यानी वहां पर लाइसीन आ जाता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर। तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कूलेज हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक, तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, रिवाइज कराने की जरूरत लग रही है तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने बताया कि जो हीमोग्लोबिन है, टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो एडल्ट में एक तो एडल्ट हीमोग्लोबिन होगा जिसको HbA1 कहते हैं, 96 से 98% पाया जाएगा, जिसमें दो अल्फा चेन होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं। माइनर हीमोग्लोबिन को HbA2 से डिनोट करते हैं, जिसमें दो अल्फा दो डेल्टा चेन होती हैं। फीटल हीमोग्लोबिन को HbF से डिनोट करते हैं, जिसमें दो अल्फा और दो गामा चेन होती हैं। एम्ब्रियो में भी मेरे भाई सबसे पहले गोवर 1 बनता है, तो जिसमें दो जीटा दो एप्सिलॉन चेन होती हैं। गोवर 2 में दो अल्फा और दो एप्सिलॉन चेन होती हैं। आप देख रहे होंगे एम्ब्रियो में दोनों में एप्सिलॉन कॉमन है, वो बदलता है, वो जीटा और अल्फा बदलता है। ठीक, उसके बाद में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में आते हैं, सबसे पहले आता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाता है, वैलीन आ जाता है, और वो भी कौन सी चेन में, बीटा चेन में। फिर बात आती है कूलेज हीमोग्लोबिन की, जिसको HbC से डिनोट करते हैं। इसमें भी ग्लूटामिक एसिड की जगह पर लाइसीन आ जाता है, वो भी बीटा चेन में। ठीक है, बात समझ गए, रिवाइज हो गया। आगे चलिएगा, आगे देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी चेन से मिलकर बना है, अल्फा चेन से, बीटा चेन से, मेरे भाई AMCRE 2025 ये अभी का करंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि लैब टेक्नीशियन का जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत हाई लेवल के आ रहे हैं, आप सरकारी एग्जाम के क्वेश्चनों को कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। जो भी 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 70 क्वेश्चन आपका टेक्निकल पोर्शन का आता है, टेक्निकल पोर्शन में आप देखेंगे 55 क्वेश्चन आपके एकदम बेसिक रहते हैं, जिनको बच्चा यही समझता है कि ये पूछे ही नहीं जाएंगे, और वही बेसिक क्वेश्चन 50 से 55 पूछे जाते हैं मेरे भाई। अगर आप वही सही करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़नी होती है, बेहतरीन तरीके से। तो इस क्वेश्चन को देखिए,
कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है एमसीआरई 2025 जो अभी करंट का है, जिसने भी एग्जाम दिया हो आप उससे पूछ सकते हैं सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। मैं अपने पास से इस क्वेश्चन को नहीं लेके आया हूं। पूछा गया है HbF कंसिस्ट ऑफ, जो HbF है यानी फीटल हीमोग्लोबिन है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो इसमें देखिए 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 2 डेल्टा 2 अल्फा 2 एप्सिलॉन 2 अल्फा और 2 गामा। पीछे देखो मैंने करा रखा है, क्या लिखा है, ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है इसमें 2 अल्फा और 2 गामा होते हैं। ठीक, 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। ठीक, तो यहां पर आप टिक कर देंगे, डी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, फ्री के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे चलिए, अब देखिए कुछ बेसिक सी थ्योरी है। जो लोग मेरे भाई फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, जो आपका बीएमएलटी कर रहे हैं, वहां पर रिटन एग्जाम होता है, वहां पर आपको लिखना होगा। और जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ इसको सुने, और ये पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। लेकिन ये नहीं कि पीडीएफ मिल जाएगी उसको आप क्या है डाउनलोड करके रख लिए, पूरी क्लास को आपको करना है, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगी, तब सुनिए। ठीक है, क्या है, इट इज डोनेट बाई HB एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डीएल। ठीक है, जरूर याद रखेंगे, यूनिट क्या होती है, ग्राम पर डीएल होती है। फिर लिखा है हीमोग्लोबिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आरबीसी। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन कहां होता है, आरबीसी के अंदर पैक्ड होता है। जब आप आरबीसी को काटेंगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा। ठीक, हीमोग्लोबिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आरबीसी। फिर लिखा है इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको बताया है हीमोग्लोबिन का काम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां से, देखो मैंने रिस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि जो हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, यानी जो भी गैसेस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, हमारे एल्वोलाई तक पहुंचेगी, एल्वोलाई से क्या है ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, इसको हमारी टिश्यू तक भेजा जाएगा। ठीक है, टिश्यू में क्या होगी, CO2 बनी होगी, वो वहां से पकड़कर हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इस CO2 को पकड़कर कहां तक ले आएगा, लंग्स तक वापस ले आएगा। तो सेम वही काम यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। लिखा है कि ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू की ओर ले जाता है और CO2 को टिश्यू से लंग्स की ओर लाता है। ठीक, ये बात हो गई। आगे लिखा है ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड ग्लोबुलिन चेन लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। देखो कितनी बड़ा सा और इंग्लिश में लिखा हुआ है, और आप इसी को देखकर घबरा गए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, चीजों को समझा है, तो इंग्लिश चाहे कुछ भी लिखी हो आप समझ जाएंगे। लिखा हुआ है जो एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो बना होता है किनसे, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से, कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिनको क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन चेन कहते हैं, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा। अब देखो पीछे डायग्राम देखो, मैंने क्या कहा था, ये लिखा है 2 पेयर यानी 2 अल्फा और 2 बीटा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, और आपस में ये कनेक्टेड होती हैं डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा। बस इतनी ही बात तो ये लिखी थी, सिर्फ इतनी बात लिखी थी। नीचे लिखा भी है हीमोग्लोबिन का एक अणु 2 जोड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें ग्लोबुलिन श्रृंखला कहते हैं। ठीक, समझ गए, आगे चलिए। फिर लिखा है अल्फा एंड बीटा चेन सिंथेसिस कंट्रोल बाय लोकाई ऑन क्रोमोसोम 16 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। अच्छा देखो, किसी भी चीज का उत्पाद हो रहा हो, कोई भी चीज बन रही है, जैसे अल्फा चेन बन रही है, बीटा चेन बन रही होगी, तो इसको कोई कंट्रोल कर रहा होगा। और हमारी बॉडी में आप जानते हैं जो भी चीजें हैं सब कुछ कंट्रोल होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि यहां पर जो सिंथेसिस है उसका कंट्रोल हमारे क्रोमोसोम 16 पर, सुनना, जो अल्फा चेन होती है, जो अल्फा चेन होती है वो कंट्रोल होती है जो क्रोमोसोम 16 होता है। कौन सा, क्रोमोसोम 16 पर इसके कंट्रोल के लिए रेगुलेशन होता है अल्फा का। और जो बीटा चेन है, और बीटा चेन के लिए जो कंट्रोल है, बीटा चेन सिंथेसिस जो कंट्रोल होती है उस पर वो होती है मेरे भाई क्रोमोसोम 11 के द्वारा। ठीक है, बात समझ गए, आगे चलिए। क्वेश्चन यही आता है, एज इट इज आएगा।
आगे चलिए, लिखा है ईच हीम मॉलिक्यूल हैज ए पोर फायरिंग रिंग। जो भी एक हीम मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होती है, पोर फायरिंग रिंग होती है, विच इज मेड ऑफ 4 पायराल रिंग लिंक टुगेदर बाय मेथाइलिन ग्रुप। अब फिर इंग्लिश आ गई अच्छी खासी, अब इसको पढ़िए नहीं, पीछे आइए। मैंने क्या बताया, मैंने बताया, देखो मैंने ये बताया कि जो हीम मॉलिक्यूल बनता है मेरे भाई, इसमें क्या होती है, 4 पायरॉल रिंग के मिलने से बनती है। क्या है, 4 पायरॉल रिंग के मिलने से बनती है, ठीक है। और ये पायरॉल रिंग आपस में जुड़ी होती है किसके द्वारा, मेथाइलिन ग्रुप के द्वारा, ठीक। लिखा है ईच हीम मॉलिक्यूल हैज ए पोर फायरिंग रिंग, ठीक है। इसमें एक पोर फायरिंग रिंग होती है, विच आर मेड अप ऑफ 4 पायरॉल रिंग, जो 4 पायरॉल रिंग के मिलने से बनती है, और इसमें जो आपस में जुड़ी होती है किसके द्वारा, मेथाइलिन ग्रुप के द्वारा। है जादू, एकदम मेरे भाई जादू है, आप समझते हुए चलिए। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे क्या है, आरबीसी का जीवन काल आप हमें बताइए, पढ़ते हुए चले आ रहे हैं बेसिक सा, ठीक। इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, वो होता है 120 दिन, 120 डेज, ठीक है। ये होता है आरबीसी का जीवन काल। और आप जानते हैं कि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। 120 दिन के बाद में ये कहां चली जाती हैं, ये खत्म होती हैं, ये पहुंचती हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन के पास, ठीक। किसको कहते हैं, स्प्लीन, हिंदी में जिसको प्लीहा, तिल्ली, इन सभी नाम से जानते हैं, ठीक है। 20 दिन के बाद में ये 120 दिन के बाद में ये क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक, स्प्लीन में। जहां पर मेरे भाई आकर ये क्या होती हैं, इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, समझ गए, ठीक। इसके बाद में क्या होती, खत्म होती है। जब ये क्या होगी, आरबीसी खत्म होगी, तो हीमोग्लोबिन भी तो टूटेगा। अब जिनसे ये बना है उन्हीं से ही तो टूटेगा। तो जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीम और ग्लोबुलिन में टूटता है, किसमें, हीम और ग्लोबिन में टूटेगा। हीम क्या है, हीम आप जानते हैं, मैंने एक बताया आपको, ये पिगमेंट है, ठीक। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब मेरे भाई हीम क्या होता है, हीम में देखोगे एक पार्ट क्या है, आयरन है, और दूसरा पार्ट क्या होता था, पोर फायरिंग रिंग होती थी, पीछे ही मैंने बताया। हीम किस में टूटेगा, आयरन और पोर फायरिंग रिंग में टूटेगा। अब आयरन तो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, नीड है उसको, तो आयरन क्या होगा, एज ए फेरिटिन हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए ये कहीं भेजना है तो क्या होता है, आयरन ब्लड में अगर कहीं से ट्रेवल करेगा तो ट्रांसफरिन के साथ में ये जहां कहीं भी जाना होगा ब्लड में जाएगा, ठीक है। अगर ट्रेवल करना है, जैसे कहीं आप जाते हैं तो आपके पास अगर गाड़ी है तो आप उस गाड़ी से जाते हैं, तो अगर कहीं पर इसको ब्लड स्ट्रीम से भेजा जाएगा तो आयरन ट्रांसफरिन के साथ में मिलकर जहां कहीं भी जाएगा बॉडी में भेज दिया जाएगा, ठीक। अब बात आती है पोरफायरिन की। पोरफायरिन जो होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, बिलिवर्डिन में, और बिलिवर्डिन फिर किस में टूटता है, बिलिरुबिन में, ठीक। देखिए क्या बताया मैंने आपको मेरे भाई ये समझाया, यहां पर ये समझाया मैंने आपको कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। फिर उसके बाद में आरबीसी क्या होती है हमारी, 120 दिन के बाद में टूट जाती हैं, यानी स्प्लीन में जाकर क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रही हैं, आरबीसी टूट रही हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन मेरे भाई टूटता है हीम और ग्लोबुलिन में, ठीक। जिनसे मिलकर बना है उन्हीं में तो टूटेगा। जो हीम होता है वो फिर फर्दर किसमें टूटता है, आयरन में टूटता है और पोरफायरिन में टूटता है। आयरन आप जानते हैं हमारी बॉडी के लिए नीड होती है इसकी, तो ये मेरे भाई एज ए फेरिटिन, ठीक है, स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। अगर कहीं बॉडी को भेजना होता है, आयरन को बॉडी में कहीं भेजना होता है, तो ब्लड में ट्रांसफरिन के साथ में मिलकर ये कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। पोरफायरिन हमारा फिर जो है बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है, और फिर बिलिवर्डिन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया ब्रेकडाउन किसका, हीमोग्लोबिन का। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग एस्टिमेशन समझते हैं कि हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन क्यों करते हैं, क्या इसका पर्पज है, कैसे करते हैं, सारी चीजों कर इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखो मेरे भाई, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हो, मैं फिर आपसे ये बोल रहा हूं, अभी तक आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा।
बेसिक सा टॉपिक आपको लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने शुरुआत की है और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जब इसके लास्ट में आप पहुंचेंगे, आखिरी में, अभी तक हमारे साथ में आप बने रहिए, पूरा पढ़ के जाइए। ये टॉपिक जब आप पढ़ के जाएंगे उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हीमोग्लोबिन से या फिर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटेगा नहीं मेरा। और जो चीजें मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के साथ साथ रिवाइज कराते हुए चल रहा हूँ, आपको बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का वादा है। अगर ये पढ़ने के बाद आप इसका नोट्स बना लेना अपने हैंड से, अपने हाथ से बना लेना, मजा आ जाएगी। ठीक है, छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर कई सारे जो है ये गलती हम लोग कर देते हैं समझ के कि ये सरल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे या मुझको ये आता है। ये पढ़िए आप मेरे साथ में, फिर आप बताइए कि आपको कितना आता है, कितनी आपने यहाँ पर नई चीजें सीखी और कौन कौन सी चीजों में आपको कंफ्यूजन था। ठीक है, वो सब आपका यहाँ पर दूर होगा। अब चलते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि किस लिए, ठीक, क्या उद्देश्य क्या है हमारा हीमोग्लोबिन नापने का, हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करने का। पहला पॉइंट यहाँ पर मेरे भाई लिखा हुआ है, लिखा है टू स्क्रीन आउट एनीमिया। ठीक, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो जाएंगी, और आप जानते हैं आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, अगर आरबीसी कम हो गई तो इनडायरेक्टली हमारा जो है हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। ठीक है, तो अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तब भी हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, टू एलिवेट पॉलीसाइथीमिया, अगर किसी के व्यक्ति के आरबीसी की संख्या किसी में बढ़ गई है, उसका अगर हमें पता लगाना है, तब भी मेरे भाई हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे। अगर किसी का हीमोग्लोबिन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि आरबीसी की संख्या इसमें बढ़ गई है। ठीक, पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या है? आरबीसी काउंट इंक्रीज। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आगे देखिए, अगला लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर। अब जब आप ब्लड बैंक में हैं, किसी से आप, कोई डोनर आया है, उससे आप ब्लड लेंगे। ठीक है, कम जब ले रहे हैं आप, तो कम से कम आपको ये जांचना पड़ेगा कि इस व्यक्ति से हम ब्लड ले रहे हैं तो ये देने लायक है कि नहीं, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ब्लड है कि नहीं है, तो हमें इसके लिए हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई सिलेक्शन ऑफ डोनर के लिए। फिर लिखा है मॉनिटर रिस्पॉन्स टू थेरेपी फॉर एनीमिया। अगर किसी के एनीमिया है, ठीक है, खून की कमी है, अब उसका इलाज चल रहा है, ठीक है, तो आप 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, इसके बाद में आप उसको जांच तो करेंगे रेगुलर इंटरवल पर, कि इतने दिन बाद देखें कि भाई 11 था हीमोग्लोबिन, 10 था हीमोग्लोबिन, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मॉनिटर रिस्पॉन्स टू थेरेपी फॉर एनीमिया। फिर लिखा है रूटीन चेकअप। आप मेरे भाई 2 महीने में, 3 महीने में रूटीन चेकअप के तौर पर कि हाँ हमारा सब कुछ सही है, डॉक्टर एडवाइस भी करता है आप 3 महीने में, 2 महीने में आप सीबीसी, एलएफटी, केएफटी कराते रहें। ठीक, तो ये बात हो गई स्क्रीन आउट। अब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले एक लाइन आप ध्यान रखिए। लाइन क्या है? मेजरमेंट ऑफ, क्या है? मेजरमेंट ऑफ concentration of hemoglobin in blood, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेरे भाई बोलते हैं हीमोग्लोबिनोमेट्री। क्या कहते हैं? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हीमोग्लोबिनोमेट्री। ठीक, आइए आगे चलिए। अब हम लोग मेथड पढ़ते हैं, कितने मेथड से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होता है, क्या एडवांटेज है, क्या नहीं है, सारा कुछ मेरे भाई आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ भाई, मेरे कितनी मेहनत होती है देखना। एक एक डायग्राम के साथ में चीजें यहाँ पर लगी होंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक, एक एक डायग्राम यहाँ पर लगे हुए हैं, तो क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, पूरी क्लास कीजिएगा और मजा आएगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ में बने हैं तो लाइक शेयर करते रहिए। ठीक, आगे चलिए। देखिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन
एस्टिमेशन के मेथड। पहला होता है साहेली मेथड। पहला क्या है? साहेली मेथड है, जिसको एसिड हिमैटिन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एसिड हिमैटिन भी कहते हैं, ठीक। साहेली मेथड या फिर एसिड हिमैटिन मेथड। दूसरा लिखा है साइन मेथ ग्लोबिन मेथड। साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड होता है। तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ठीक। चौथा लिखा है गैसोमेट्रिक मेथड। पांचवा है केमिकल मेथड और छठा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। इतने सारे मेथड होते हैं, और भी जो मेथड है आगे आपको सारे बताते हैं, ठीक। यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सारे यहां पर लिखे हैं। साइली हो गया, साइन मेथ हो गया, साइली हो गया, साइन मेथ हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, गैसोमेट्रिक हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलोरीमेट्रिक मेथड से किन किन तरीके से हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किया जाता है। कैलोरीमेट्रिक मेथड में भी एक आता है विजुअल मेथड और दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, ठीक। विजुअल मेथड, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, नाम से ही आपको मेरे भाई पता चल रहा है विजुअल। विजुअल का मतलब क्या है? देखकर, ठीक है। तो उसमें दो मेथड आते हैं, एक आता है आपका साहेली मेथड और दूसरा आता है टेलक्विस्ट मेथड। फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में मेरे भाई साइन मेथ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एल्कलाइन हिमैटिन मेथड, हीमोक्यू मेथड, ये सारे आते हैं किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में। इसको मेरे भाई एक और नाम देते हैं फोटो कैलोरीमीटर मेथड। इसको क्या कहते हैं? एक और नाम देते हैं फोटो कैलोरीमीटर मेथड, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं साहेली मेथड से, ठीक। साहेली मेथड से शुरुआत करने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे उसके लिए सैंपल कहां से लेंगे। क्या है? उसके लिए मेरे भाई सैंपल कहां से लेंगे? तो यहां पर देखिएगा, सैंपल हम कैपिलरी ब्लड भी यूज कर सकते हैं और इंट्रावेनस भी यूज कर सकते हैं, ठीक। कैपिलरी ब्लड मेरे भाई कैसे ले सकते हैं? यहां पर आप डायग्राम में देखिए, क्या है? फिंगर प्रिक, ठीक। आप नॉर्मली फिंगर प्रिक करके भी कैपिलरी ब्लड आप ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा है इंट्रावेनस। क्या है? इंट्रावेनस यानी आप मेरे भाई क्या करेंगे? आप मेरे भाई सिरिंज का प्रयोग करेंगे, वेन पंचर करेंगे और आप जो है सैंपल को, ब्लड को ऑब्टेन कर देंगे वेन पंचर करके, ठीक। इंट्रावेनस, ये देखिएगा दिख रहा है आपको, ये देखिए कैपिलरी मेथड, ठीक। यहां से फिंगर प्रिक करके आप जो है ब्लड सैंपल ऑब्टेन कर देंगे, ठीक है। अब लिखा है HB कंसंट्रेशन में बी एस्टिमेटेड बाई। एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आता है कि जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो किन किन तरीकों से बताया जा सकता है, क्या क्या चीजों से अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें ये पता चल सकता है कि ये हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन या हीमोग्लोबिन कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये ध्यान रखिए। जादू की छड़ी मैंने घुमा दी। क्या कहा है? ये बताया है कि बाय द कंबाइनिंग पावर विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर रहा है, अगर हमें ये पता चल गया, वो हमने अगर पता लगा लिया कितना बाइंड कर रहा है, उससे हम बता सकते हैं कितना हीमोग्लोबिन है। या फिर आयरन कंटेंट कितना है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। या फिर मेरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कितना बाइंड कर रहा है, क्या पावर है, अगर ये पता लग जाए तब भी हम हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बता सकते हैं। और कलर से भी बता सकते हैं, अगर कलर कैसा है, कलर डाउन है, कलर ज्यादा है, कलर से भी मेरे भाई हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसको हम लोग ब्लॉक में बंद कर देते हैं, ठीक। क्या बताया मैंने? इस पूरी स्लाइड पर जो भी मैंने बताया सारा कुछ रिवाइज करते हैं। सैंपल की बात करेंगे तो टाइप ऑफ ब्लड सैंपल में मेरे भाई दो तरीके का हम लोग ब्लड यूज कर सकते हैं। एक तो कैपिलरी ब्लड का भी प्रयोग कर सकते हैं और इंट्रावेनस भी प्रयोग कर सकते हैं। कैपिलरी ब्लड मेरे भाई फिंगर प्रिक करके यहां से सैंपल ऑब्टेन कर सकते हैं। इंट्रावेनस जो है वेन पंचर करके आप देख सकते हैं ब्लड को ऑब्टेन किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन में बी एस्टिमेटेड बाई, अगर क्या क्या चीजें आपको पता है तब आप हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बता सकते हैं। एक तो ऑक्सीजन के साथ में जो कंबाइनिंग पावर है हमें ये पता लग जाए तब भी हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बता सकते हैं।
आयरन कंटेंट से भी बताई जा सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जो कंबाइनिंग पावर है उससे भी बताई जा सकती है, और उसके कलर से भी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बताई जा सकती है। आगे चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं साहिली मेथड, जिसको हम लोग मेरे भाई एसिड हिमैटिन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले नंबर पर ये पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है। और कोई भी टेस्ट आपके एग्जाम में आ जाए, जो लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, अगर आपके पेपर में आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर चीजों को लिखा है, लिखने के साथ साथ में अगर कॉपी में आप डायग्राम बनाकर आते हैं तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। वादा है आपसे, अगर आपका 75 नंबर का पेपर आता है, 70 नंबर आप लेकर आएंगे अगर आप इस तरीके से चीजों को लिख कर आए। ठीक, अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। जब आप साइली एसिड हिमैटिन मेथड लगाते हैं, ठीक है, साइली मेथड से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, तो आपके पास में क्या क्या इक्विपमेंट की नीड होती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में स्प्रिट स्वैब होना चाहिए। ठीक, स्प्रिट स्वैब होना चाहिए, ये बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके पास में प्रिकिंग निडल होनी चाहिए, ये आपको दिख रही है, ये क्या है, ये प्रिकिंग निडल है। ठीक, ये होनी चाहिए। उसके बाद में हीमोग्लोबिन पिपेट होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, हीमोग्लोबिन पिपेट, ये आपको दिख रही है, ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन पिपेट है। फिर हीमोग्लोबिनोमीटर होना चाहिए, ये आपको दिख रहा है। ड्रॉपर आपके पास होना चाहिए मेरे भाई, ये ड्रॉपर है। ठीक है, N/10 HCl आपके साथ में होना चाहिए। ठीक, और स्ट्राइटर होना चाहिए, ये आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, ये स्ट्राइटर है। इसका काम क्या होता है, मिक्स करना। ठीक, ये हमने यहाँ पर बना दिया। ड्रॉपर मेरे भाई ये है। ठीक है, स्प्रिट स्वैब आपको ये दिख रही है, प्रिकिंग निडल आपको ये दिख रही है, हीमोग्लोबिन पिपेट आपको ये दिख रही है, हीमोग्लोबिनोमीटर ये है, और N/10 HCl आप समझ गए। ठीक, यहां पर इतना सारा कुछ हमें रिक्वायरमेंट होगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, इसमें आप देखेंगे ये हीमोग्लोबिन ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब होती है। इसी में हम लोग क्या है, ब्लड डालेंगे, सारा सैंपल डालेंगे, इसको ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इस पर मार्किंग भी रहती है, अगर जहां कहीं पर मार्किंग होगी उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड। क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड बोलते हैं। ये क्या है, हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट है। ठीक, ये हमें रिक्वायरमेंट थी। आगे चलिए, अब हम लोग कोई भी टेस्ट जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसका हमें प्रिंसिपल आना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब वो काम कैसे करता है, उसका सिद्धांत क्या है। ठीक, बेसिक बात आपको बताते हैं, ये तो हमने लिखने के लिए बताया है, बेसिक बात आपको बताएं। आपकी आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब मेरे भाई एसिड के साथ में मिलता है, ठीक है, एसिड के साथ में मिलता है तो एसिड हिमैटिन बनाता है, ये रिएक्शन परफॉर्म करता है। ब्लड लिखा हुआ है, यानी ब्लड, अब भाई सैंपल के लिए आप ब्लड ही ले रहे हैं सैंपल, उस ब्लड में आप आरबीसी हैं, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जब HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिड हिमैटिन बनेगा, ब्राउन कलर का। क्या है, ब्राउन कलर का एसिड हिमैटिन बनेगा। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। यही पूछा जाएगा कि साइली हीमोग्लोबिन मेथड से जब हम लोग टेस्ट लगाते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल एक लाइन में आप लिखेंगे। ठीक है, अब पढ़िए, इंग्लिश में लिखा है, व्हेन द ब्लड इज एडेड टू डाइल्यूटेड HCl, जब ब्लड को डाइल्यूटेड HCl के साथ में मिक्स किया जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, कन्वर्टेड हो जाता है इनटू द ब्राउन कलर एसिड हिमैटिन। बस यही तो लिखा है, और जिसको हम लोग एक इस लाइन में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें ये चीजें याद हो गई, ये बुक में लिखा है, आपको बुक में भी और अच्छी तरीके से बेहतरीन इंग्लिश में लिखा है, उसको काट पीट के यहाँ लिखा गया है। उसके बाद में भी आपको वन लाइनर में समझाया गया। इस तरीके से देखो, किताबें बहुत सारी हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, और आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। ठीक, जब तक आपको कोई फैसिलिटेटर नहीं मिलेगा, उसको समझाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक आप एक बार, पहली बार आपको चाहिए, और जब पहली बार आपको चीजें समझ में आ जाए, आप समझने लगे क्या चीजें, देन आप अपने आप सेल्फ पढ़िएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या है इसमें। आगे लिखा है मेरे भाई, द एसिड हिमैटिन सोल्यूशन
इज फर्दर डाइल्यूटेड अंटिल इट्स कलर मैच एग्जैक्टली विद द परमानेंट स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास कंपार्टमेंट बाय डायरेक्ट विजन। ठीक है, अभी ये चीज आगे समझ में आएगी जब हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। देखो ये हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, पूरा अपरेटस है। ठीक है, इसमें ये देखो ये रेड कलर की आपको दिख रही है साइड में। ठीक, ये रेड कलर दिख रहा है आपको, और ये बीच में ट्यूब है। इसमें क्या है, जब हम लोग इसमें ब्लड और HCl डालते हैं, उसके बाद में रिएक्शन होने के लिए कुछ देर रखते हैं, फिर उसमें क्या होता है, हम इसको डाइल्यूट करते हैं। इस वाले ये जो साइड में बने हुए हैं, ये इनसे कलर को मैच करते हैं इसका। ठीक, जो हमने ये सोल्यूशन, ये जो हम यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसका जब इसका कलर इसके साथ में मैच करता है तो वही हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। एसिड हिमेटिन सोल्यूशन फर्दर डाइल्यूट किया जाता है और उसका कलर मैच किया जाता है, जो ये परमानेंट स्टैंडर्ड होता है ब्राउन ग्लास कंपेयर्ड बाय डायरेक्ट विजन, और जो कि हम अपनी आंखों से ही देखकर, कोई मशीन नहीं है, हम देख लेंगे कि हाँ अब कलर मैच हो गया। अगर हमने कह दिया कलर मैच हो गया तो वही रिजल्ट हम दे देंगे। ठीक, ये चीज होती है। स्पेसिमेन यानी जो हमारे पास सैंपल है, या फिर आप कैपिलरी ब्लड ले आए, या फिर आप वेनस ब्लड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आइए अब हम लोग टेस्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं शानदार तरीके से। ठीक, क्या है, सबसे पहले तो देखो ये हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब है, ये दिख रही है। ठीक, जो ये रखी हुई है ये वाली। ठीक, ये क्या है, हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब है ये। आगे चलिए, फिर क्या है, ये हमारे पास पिपेट है। दो चीज है, आप समझिए। हमको क्या करना है, सबसे पहले N/10 HCl सोल्यूशन ग्रेजुएटेड ट्यूब में अप टू 2 मार्क तक फिल कर लेना है। ये जो ट्यूब है, हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब है, इसमें 2 मार्क तक N/10 HCl भरेंगे पहले। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में 20 माइक्रोलीटर, क्या है 20 माइक्रोलीटर हम लोग सैंपल लेंगे। ठीक है, जो हमारा स्पेसिमेन है उसमें से ब्लड जो है 20 माइक्रोलीटर लेंगे। कितना, हीमोग्लोबिन पिपेट से 20 माइक्रोलीटर इतना क्या करेंगे, ब्लड लेंगे। टेक द ब्लड अप टू 20 माइक्रोलीटर मार्क इन द हीमोग्लोबिन पिपेट, या फिर 20 माइक्रोलीटर को 0.02 ml। ठीक, कितना, 0.02 ml लिखेंगे। ठीक है, ले लिया। अब जैसे आपके पास EDT है, हाँ एक और चीज यहाँ पर, जो आप स्पेसिमेन ले रहे हैं कैपिलरी या फिर वीनस ब्लड लेंगे, अब जैसे आपके पास में यहाँ पर प्रेफर करेंगे कि आप मेरे भाई EDTA मिक्स आपके पास ब्लड होना चाहिए। ठीक ठीक, आइए अब आपने क्या किया, EDTA वाइल थी, उसमें आपने जो है हीमोग्लोबिन पिपेट को डाला। अब पिपेट को डालने के बाद में 20 माइक्रोलीटर भर लिया। जब आपने भरा तो बाहर क्या है, थोड़ा बहुत ब्लड लग जाएगा, तो एक्स्ट्रा ब्लड को आप मेरे भाई वाइप करेंगे, ताकि सही से, ताकि क्या है एग्जैक्ट, हम कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं ला सकते लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गलती कम से कम हो। तो जब हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, उसके बाद क्या लिखा है यहां पर, ये लिखेंगे एक्स्ट्रा ब्लड जो है एक्स्ट्रा ब्लड वाइप आउट, उसको क्या करेंगे, पोस्ट देंगे। ठीक है, फिर लिखा है नाउ डिलीवर इट टू हीमोग्लोबिन ट्यूब। अब क्या है, ये 20 माइक्रोलीटर जो ब्लड है इस हीमोग्लोबिन ट्यूब में डालेंगे। पहले हमने N/10 HCl डाला 2 मार्क तक, फिर क्या है 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, क्या डाला हमने, ब्लड डाला। उसके बाद में इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, ब्लड को और N/10 HCl को इसमें मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि मेरे भाई ये रिएक्शन तो हो जाए, HCl के साथ में ब्लड रिएक्ट तो करे, एसिड हिमेटिन तो बना ले। तो इसके लिए लगभग 5 मिनट तक की हम लोग इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट छोड़ने के बाद में अब मेरे भाई क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, जब तक कि इसका कलर और इसका कलर दोनों का आपस में क्या हो जाए, मैच ना हो जाए। ठीक, दोनों का क्या हो, कलर मैच ना कर जाए। और फिर उसके बाद में जैसे यहां पर हमने क्या किया, यहां पर रीडिंग आ गई। ठीक, इतने पर कलर मैच किया, तो हमने क्या कहा, हमने ये बोल दिया कि टेक रीडिंग एट अपर मेनिकस। ये देखा हमने कि 11 पर रीडिंग आ रही है, और यही डायरेक्टली हम लोग कह देंगे कि इस व्यक्ति का जो है, जो हमने सैंपल लिया है, उसमें जो हीमोग्लोबिन निकल के आया है वो 11 ग्राम पर DL निकल के आया है। ठीक है, मैंने ये बताया आपको।
बोलो भाई, समझ में आया? फिर मैं आपको बताता हूं। ये ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब है। इसमें सबसे पहले N/10 HCl मेरे भाई अप टू 2 मार्क तक लेंगे। ठीक, ये 2 मार्क तक क्या होगा, N/10 HCl ले लेंगे। उसके बाद में ये पिपेट है, ठीक, HB पिपेट है। इस पिपेट में 20 माइक्रोलीटर या फिर कहा जाए 0.02 ml इतना क्या है ब्लड लेंगे, सैंपल लेंगे, उसको क्या करेंगे, इसमें डिलीवर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मिक्स होने देंगे, मिक्स कर देंगे। उसके बाद में 5 मिनट के लिए, 2 से 3 या 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि रिएक्शन हो जाए। उसके बाद में क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालते रहेंगे जब तक इस परमानेंट कंपार्टमेंट के साथ में इसका कलर मैच ना हो जाए। और जब दोनों का कलर मैच हो जाएगा तो ऊपर वाली रीडिंग हम लोग ले लेंगे और यही रीडिंग डायरेक्टली बराबर होगी किसके, ग्राम पर डीएल। कितना हीमोग्लोबिन, जैसे 11 आ जाता है तो यही लिख दिया जाएगा कि 100 ml ब्लड में 11 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन निकला है। जो भी निकले वो रीडिंग हम लोग लिख देंगे। ठीक, ये है प्रोसीजर, समझ में आया? अगर आप अपनी जो है लैब में परफॉर्म करेंगे, सेम परफॉर्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज आपको परफॉर्म करना, कोई इसमें वो नहीं है कि इसमें वहां इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, नहीं। आपके एग्जाम में आए, आप सेम लिख के आइए। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए इससे, आप जो भी यहां पर है चीजें बताई है उसी से अगर क्वेश्चन आए, इसी से ही आंसर करके आइए। ठीक, आगे देखिए। अब जो ये मैंने टेस्ट लगाया है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब समझिए। एडवांटेज इसका ये है कि इजी टू परफॉर्म है, मतलब कि आप आसानी से 2-3 स्टेप हैं, आपने एक बार किया, आपको चीजें याद हो जाएंगी, यानी आप जनरली आराम से लगा सकते हैं। नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है, 2 से 3 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं सारी चीजें और तुरंत आपने क्या किया, हीमोग्लोबिन निकाल लिया। फिर लिखा है रीजेंट एंड अपरेटस आर चीफ एंड इजिली अवेलेबल। अब N/10 HCl आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन, जो भी हीमोग्लोबिनोमीटर है, ये साहिली अपरेटस है, आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा, सस्ता भी है। ठीक है, फिर लिखा है रूरल एरिया वेयर द इलेक्ट्रिसिटी नॉट अवेलेबल। ठीक, अब देखो, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर लाइट नहीं आ रही है, जहां पर मेरे भाई मैनुअल सिस्टम नहीं है, जहां पर मशीन नहीं है, वहां पर आप इससे आसानी से लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, कोई भी इसमें लाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है डिसएडवांटेज क्या है। अब मेरे भाई इसका डिसएडवांटेज तो यही है ना कि हमको दिख रहा है कि ये कलर मैच कर गया, देखना अभी आपके सामने ही झोल हो जाएगा। देखना, ये एक मैंने लाइन खींची सेम कलर से, इसका बहुत थोड़ा सा हल्का कलर ये था, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, एक बार खींच देंगे ऐसे। अब देखो, अब आप इन दोनों कलर को कहोगे सेम सेम तो है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस हो सकता है। आपको कुछ दिख रहा है, सामने वाले को कुछ दिख रहा है, सामने वाले को लग रहा है थोड़ा अभी और डाइल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, चांस है विजुअल एरर के। किसके, विजुअल एरर के इसमें क्या है, चांसेस हैं, देखने से गलती है। ठीक, अब द कलर ऑफ द ग्लास स्टैंडर्ड में फेड ओवर टाइम। अब देखो, अब ये किसका है, ये ग्लास का बना होता है, अब ये धीरे धीरे रखा रहेगा तो ये भी तो फेड होता रहेगा। अब जैसे ये चश्मा है, अब चश्मा धीरे धीरे क्या होता है, पीला होने लगता है, तो ये धीरे धीरे फेड हो जाएगा। जब ये फेड हो जाएगा यानी डार्क होने लगेगा, आप और डाइल्यूशन करेंगे तो क्या है, रीडिंग गलत हो जाएगी। ठीक, तो यही लिखा है कि कलर ऑफ ग्लास स्टैंडर्ड में बी फेड ओवर टाइम। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज है अगर WBC काउंट 1 लाख से अधिक है, WBC काउंट 1 लाख से अधिक है तो एसिड हेमेटिन टर्बिड होगा। टर्बिड का मतलब गाढ़ा होगा। फिर उससे क्या होगा, जब गाढ़ा सोल्यूशन है आप उसको और डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। आप जब डाइल्यूट करते जाएंगे तो रीडिंग ऊपर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब मेरे भाई रीडिंग बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, रीडिंग बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है आपका 5 से 10% रिपोर्ट बढ़ी हुई आ जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। फिर लिखा है HbF, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, लिखा है जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए बच्चों का जो है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन साहिली मेथड से नहीं करते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे चलिए,
फिर लिखा है दिस मेथड कांट मेजर ऑल हीमोग्लोबिन। ये जो साइली मेथड से हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, ये सभी प्रकार के हीमोग्लोबिन को मेजर नहीं कर पाता है। ठीक है, एक बात। फिर लिखा है इट एस्टिमेट ओनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं जानते हैं? आगे लिखा है, अभी बताता हूं। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाता है। बट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, और सल्फ हीमोग्लोबिन आर नॉट कन्वर्टेड इनटू हीमेटिन। अगर मेरे भाई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, मेथ हीमोग्लोबिन है, सल्फ हीमोग्लोबिन है, ये साहेली मेथड से, जो ये साहेली मेथड से हम लोग लगा रहे हैं, जो इसका प्रिंसिपल है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं एसिड हीमेटिन में। ठीक है, तो वही लिखा है कार्बोक्सी, मेथ हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं हीमेटिन में, और जब ये हीमेटिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो मेरे भाई एस्टिमेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बात हो गई ये। ठीक, ये सभी हीमोग्लोबिन को मेजर नहीं कर पाता है, ये सिर्फ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन और रिड्यूस हीमोग्लोबिन को मेजर कर पाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन और सल्फ हीमोग्लोबिन को मेरे भाई ये वो नहीं कर पाता है, मेजर नहीं कर पाता है, क्योंकि जब ये हीमेटिन में कन्वर्ट ही नहीं होते हैं। अब समझो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन, सल्फ हीमोग्लोबिन, साइन मेथ हीमोग्लोबिन, ये क्या होते हैं? इतने सारे आपने नाम पढ़े हैं, आज तक आपने मेरे भाई कोशिश की है कि इनके बारे में जाना जाए, इनका क्या है, क्यों इनको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, क्यों इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, क्यों इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कह रहे हैं? क्यों? आपने पढ़ा इससे पहले? आपने नहीं पढ़ा। आपने अगर पढ़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ा, जिसको भी पता होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन पता होगा। मैं अगर कहूं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आप बताइए क्या होता है, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के भाई होंगे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट होगा, फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो नहीं बता पाएगा कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। अगर बता रहा है तो वो यही बताएगा कि जब हीमोग्लोबिन की CO2 के साथ में, यानी हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में बाइंड करता है, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यहां पर आपकी कमजोरी है, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहते हैं, अभी समझाऊंगा आपको। तो आप ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है, और ये छोटी छोटी गलती आपकी तभी जब ये सुधरेंगी जब आप बेसिक से एक बार चीजों को पढ़ लेंगे मेरे भाई। ठीक है, आइए समझते हैं। आइए देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेरे भाई, मैंने आपको बताया ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनेगा जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, बाइंड करेगा, तब क्या बनेगा, तब बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मेरे भाई जब कहेंगे जब हीमोग्लोबिन CO के साथ में, किसके साथ में? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में बाइंड करेगा। इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखा है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जब कहेंगे जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में बाइंड करेगा। ठीक, जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में बाइंड कर जाएगा, ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहेंगे। फिर मेथ हीमोग्लोबिन। अब बताइए, मेथ हीमोग्लोबिन पढ़ा है? किसी ने पढ़ाया? आपने जानने की कोशिश की कि मेथ हीमोग्लोबिन क्या होता है? ठीक, बहुत छोटी चीजें हैं। मेथ हीमोग्लोबिन मेरे भाई उसको कहते हैं, हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो किस स्टेट में होता है? Fe+2 में होता है। किसमें? Fe+2 में होता है। तो जब Fe+2 आयरन कन्वर्ट हो जाए Fe+3 स्टेट में, ठीक, किसमें? Fe+2 जो है कन्वर्ट हो जाए Fe+3 स्टेट में, तब मेरे भाई क्या कहेंगे? तब ऐसे हीमोग्लोबिन को कहेंगे मेथ हीमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है, या फिर यहां पर मेरे भाई ये भी कह सकते हैं आयरन क्या हो गया है, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया है। ये भी आ सकता है एग्जाम में, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया है,
Fe+2 स्टेट में था, Fe+3 स्टेट में पहुंच गया है, तो ये क्या हो गया, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया है। तो ऐसे हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन कहेंगे। अब सल्फ हीमोग्लोबिन किसको कहते हैं? सल्फ हीमोग्लोबिन मेरे भाई उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन जब सल्फर के साथ में बाइंड कर जाए, ऐसे हीमोग्लोबिन को सल्फ हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब लिखा है साइन मेथ हीमोग्लोबिन, अभी आगे हम लोग जो है यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साइन मेथ हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं जब मेथ हीमोग्लोबिन पोटेशियम साइनाइड के साथ में बाइंड कर जाए, रिएक्ट कर जाए, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को साइन मेथ हीमोग्लोबिन बोला जाता है। बताओ मेरे भाई, अब बोलो, अब बताओ चीजें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी? ईमानदारी से बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। आपके जो अभी तक किताब में चीजों को वर्ड पढ़ लेते थे, डाउट कभी क्लियर ही नहीं होता ये होता क्या है, और खुद में परेशान हो, सरकारी तो कभी सोच ही नहीं सकते। जब हमको डिप्लोमा पास करना मुश्किल है तो सरकारी के बारे में सोचे ही क्या कि लैब टेक्नीशियन का सरकारी एग्जाम कैसे दे पाएंगे। लेकिन अगर मेरे भाई आप इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को एक बार समझते हुए चलेंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो समझो मजा आ जाएगी। और इसी तरीके से मेरे भाई अपने वो लैब टेक्नीशियन का जो सिलेक्शन बैच है ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब सुनो, इसको रिवाइज करो। मैंने क्या कहा कि जो साइली हीमोग्लोबिन मेथड होता है, ये सभी हीमोग्लोबिन, जितने भी हीमोग्लोबिन है उनको मेजर नहीं कर पाता है, सिर्फ किसको करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को और रिड्यूस हीमोग्लोबिन को। लेकिन जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, मेथ हीमोग्लोबिन है, सल्फ हीमोग्लोबिन है, इनको मेरे भाई ये जब है हिमैटिन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता है, तो इनको मेजर नहीं कर पाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ में बाइंड करता है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में बाइंड करता है उसको कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है। मेथ हीमोग्लोबिन तब कहते हैं जब जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है Fe+2 स्टेट में होता है, वो मेरे भाई Fe+3 स्टेट में पहुंच जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन कहते हैं, या फिर कह दें कि आयरन ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। सल्फ हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन सल्फर के साथ में बाइंड कर जाता है, ऐसे हीमोग्लोबिन को सल्फ हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर लिखा है साइन मेथ हीमोग्लोबिन। अब साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेरे भाई क्या होता है, जो ये मेथ हीमोग्लोबिन है इसमें क्या है, इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ में हो जाए, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को साइन मेथ हीमोग्लोबिन बोला जाता है। बोलो मेरे भाई, समझ में आया? चीजें अच्छी लग रही हैं? लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजिएगा, ठीक है। कॉलेज में है तो आप अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं, ठीक। तो देखो मेरे भाई, कैलोरीमेट्रिक मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में है एक मेथड आता है साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड, ठीक है। क्या है? साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड मेरे भाई मोस्ट एक्यूरेट, ठीक। क्या है? मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, इंटरनेशनली रिकमेंडेड, ठीक। इसको ऑल ओवर इंटरनेशनली इसको यूज किया जाता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। यहीं से ही डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक। पहली चीज। अब देखिए, अब मेरे भाई क्या है, प्रिंसिपल। जैसे हम लोगों ने साहिली मेथड में देखा था प्रिंसिपल क्या होता है, वैसे इसका भी मेरे भाई प्रिंसिपल समझेंगे कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है किसके साथ में रिएक्ट करता है? हीमोग्लोबिन सबसे पहले पोटेशियम फेरिसाइनाइड, जब पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ में हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है मेरे भाई, तो बनता है मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन जब पोटेशियम साइनाइड के साथ में, पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्ट करता है, तब मेरे भाई ये कन्वर्ट हो जाता है साइन मेथ हीमोग्लोबिन में। पीछे ही मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं, क्यों बोलो? पीछे ही मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन में है आयरन किसमें होता है? Fe+2 स्टेट में होता है। मेथ हीमोग्लोबिन में आयरन किसमें पहुंच जाता है? Fe+3 स्टेट में पहुंच जाता है। यहां पर क्या हो गया है, ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड ऑक्सीडेशन करा देता है। क्या करा देता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक। कहां पर लिख दूं?
इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। पीछे लिखा है क्या मैंने? हाँ, ऑक्सीडाइज ऐसे समझ लेना आप, ठीक, यहां पर लिख दे रहे हैं, या फिर ऑक्सीडेशन ऐसे, ठीक। इसने क्या किया? ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर पोटेशियम साइनाइड KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्ट किया तो साइन मेथ हीमोग्लोबिन बन गया। ये इसका क्या है? प्रिंसिपल है, बस एक लाइन में समझना है, ठीक है। अब आइए समझिए, द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट ऑफ परमानेंट कलर्ड कॉल्ड साइन मेथ हीमोग्लोबिन। जब ये रिएक्शन होती है उसके बाद में परमानेंट कलर सोल्यूशन का बन जाता है, इसी को कहते हैं साइन मेथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और क्वांटिटी, ठीक है। जो इसकी कलर बनता है, जो ये कलर बनता है, ये मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इसकी इंटेंसिटी होती है, ठीक। आइए समझिए, ये सब टेक्निकल वर्ड जो भी लिखे, अभी जब टेस्ट आप लगाएंगे मेरे साथ में, जो भी थ्योरी है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड लगाने के लिए आपके पास में इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए समझिएगा, ठीक। यहां पर रिक्वायरमेंट किस चीज की है वो समझिए। यहां पर मेरे भाई सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कलरीमीटर की। किसकी? कलरीमीटर की या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। फिर उसके बाद में साहिली पिपेट होनी चाहिए और टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, ठीक। साहिली पिपेट और टेस्ट ट्यूब, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? ड्रैबिकिन सोल्यूशन होना चाहिए। कौन सा? जब भी पूछा जाएगा कि साइन में हीमोग्लोबिन में कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं, आप बताएंगे ड्रैबिकिन सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस ड्रैबिकिन सोल्यूशन में जो मैंने बताया कि पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड होता है, ठीक। ड्रैबिकिन सोल्यूशन होना चाहिए। फिर लिखा है साइन में हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इसके साथ में एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी आता है, ठीक है। ये क्या आता है? ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन आता है इसके साथ में, वो होना चाहिए, ठीक। ये रीजेंट होगा। अब इस ड्रैबिकिन सोल्यूशन में क्या क्या होता है? इस ड्रैबिकिन सोल्यूशन में मेरे भाई क्या क्या होता है, यहां पर सामने लिखा हुआ है, ये टेबल बनी है। पोटेशियम साइनाइड होता है इसमें, पोटेशियम फेरीसाइनाइड होता है, डिस्टिल वाटर होता है, पोटेशियम डिहाइड्रोजिनेट फॉस्फेट होता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं? इस ड्रैबिकिन सोल्यूशन में इतने सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? बताइए। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैलोरीमीटर मेथड में हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में एक मेथड आता है साइन मेथ हीमोग्लोबिन, जो कि मोस्ट एक्यूरेट होता है और इंटरनेशनली रिकमेंडेड होता है, ठीक। रिकमेंड किया जाता है, ये वाइडली यूज होता है। इसमें क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो कन्वर्ट होता है पहले मेथ हीमोग्लोबिन में पोटेशियम फेरीसाइनाइड के द्वारा, ठीक। फिर क्या होता है? जो मेथ हीमोग्लोबिन होता है पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में साइन मेथ हीमोग्लोबिन में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मेरे भाई, इसमें जो आयरन होता है वो Fe+2 स्टेट में होता है और मेथ हीमोग्लोबिन में आयरन Fe+3 स्टेट में पहुंच जाता है, तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन होती है और जो परमानेंट कलर प्रोड्यूस होता है, इसी को, इस सोल्यूशन को कहते हैं साइन मेथ हीमोग्लोबिन। जो कलर की इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होगा, ठीक, उसके बराबर। इसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीमीटर की या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, साहिली पिपेट की होती है, उसके अलावा टेस्ट ट्यूब की होती है और ड्रैबिकिन सोल्यूशन की होती है, और साइन मेथ हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड सोल्यूशन की यहां पर हमें नीड होती है। बात समझ में आई? अब आगे चलिए, आगे मेरे भाई हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस ड्रैबिकिन सोल्यूशन के बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या? ड्रैबिकिन सोल्यूशन के बारे में जो कलर है किसका? सोल्यूशन का, वो शुड बी क्लियर एंड लाइट येलो। आप इस बोतल पे जाएंगे, क्या है, इस बोतल पर जब जाएंगे मेरे भाई, देखो इस बोतल पर जाओ और ये देखो कैसा हल्का येलो कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर लिखा है द सोल्यूशन स्टोर इन डार्क कलर बोतल। ये जो सोल्यूशन है वो स्टोर किया जाना चाहिए डार्क कलर की बोतल पे, बोतल में एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना? 24 डिग्री, ठीक है। फिर लिखा है सोल्यूशन बिकम अनस्टेबल। सोल्यूशन क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है जब इसको मेरे भाई एक्सपोजर हो जाता है लाइट के साथ में। क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर आप इस
सोल्यूशन को धूप में रखेंगे तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर लिखा है सोल्यूशन शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर इन ब्राउन बोरोसिल बॉटल। किसमें रखते हैं, सोल्यूशन को मेरे भाई ब्राउन बोरोसिल की बॉटल में रखते हैं, कांच की शीशी में, भूरे कलर की, ठीक है, फॉर सेवरल मंथ, कुछ महीनों के लिए अगर आप इस सोल्यूशन को स्टोर करना चाहते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ब्राउन कलर की बोरोसिल वाटर में आप, बोरोसिल बॉटल में आप इसको रखिएगा, ठीक है। इफ द रूम टेम्परेचर इज हायर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखा है, अगर रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, देन लिखा है सोल्यूशन शुड बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, तब आपको सोल्यूशन को रेफ्रिजरेटर में रखना है, बट द ब्रॉट टू द नॉर्मल रूम टेम्परेचर बिफोर यूज, लेकिन जब आप यूज करेंगे तो उसको सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। ये नहीं कि फ्रिज से निकाला और तुरंत टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, नहीं, फ्रिज से निकालेंगे, उसको रखेंगे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आएंगे, रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, तब उसको यूज करेंगे। फिर लिखा है द सोल्यूशन शुड नेवर बी फ्रोजन, सोल्यूशन कभी जमना नहीं चाहिए, ये नहीं कि बर्फ जमा दिया ना। फिर लिखा है द पीएच ऑफ द सोल्यूशन शुड बी चेक्ड एवरी मंथ, एवरी मंथ आपको हर महीने इस सोल्यूशन का पीएच चेक करना है। डोंट यूज टर्बिड सोल्यूशन, अगर ये सोल्यूशन जो है हमारे पास ड्रैप्किल सोल्यूशन है, ये टर्बिड हो जाए, आपको इसको यूज नहीं करना है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ब्राउन बोरोसिल की बॉटल में लगते हैं, ये अनस्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है जब इसको धूप में रखते हैं, और इसका कलर की बात करोगे तो क्लियर एंड लाइट येलो होता है, कभी इसको फ्रीज नहीं करना है, पीएच इसका इंपॉर्टेंट होता है, और टर्बिड सोल्यूशन आप यूज नहीं करेंगे। आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आपकी बात लिखी हुई है, टेस्ट को परफॉर्म करना कैसे है, प्रोसीजर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसको बना दिया है। इस फार्मूले से कैसे निकालते हैं, पहली बात तो यह है फार्मूला आपको हर जगह अलग अलग देखने को मिलेगा, फिर आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हैं, अभी तक जितने भी स्टूडेंट होंगे इसको निकालने के लिए जहां पढ़े होंगे कोई अलग फार्मूला बता रहा है, कुछ अलग बता रहा है, अलग कुछ नहीं है, आपके समझने का फर्क है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई जो सामने है वो समझा नहीं पा रहा है। ये आप यहां पर देखिएगा और समझिएगा, कोशिश कीजिए, ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार समझा पाऊं। इसके बाद आप मेरे भाई साइन मेथड से चाहे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करें, चाहे साइली से करें, कोई भी तरीके से करें, आपको ये टॉपिक जबान पर हो जाएगा। लिखा है प्रोसीजर में टेक ए 5 ml ड्रैपकिन रिजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में 5 ml ड्रैपकिन सोल्यूशन लेते हैं, कितना, 5 ml, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें 5 ml क्या कर रहे हैं, ड्रैपकिन सोल्यूशन ले लिया, ठीक, एक बात। फिर दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, लिखते हैं, इसमें लिखा है कि 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेंगे, ठीक है, 20 माइक्रोलीटर क्या है, ब्लड लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे इधर से ऐड कर रहे हैं ब्लड, कितना ऐड कर रहे हैं, 20 माइक्रोलीटर, ठीक, 5 ml ड्रैपकिन सोल्यूशन और 20 माइक्रोलीटर हमने ब्लड ऐड किया। उसके बाद मिक्स किया अच्छे से, इसको, इन दोनों को मिक्स किया ताकि ये जो रिएक्शन हो जाए, ठीक, कौन सी, ये रिएक्शन हो जाए यहाँ पर कि जो हीमोग्लोबिन है पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ में रिएक्ट करे, फिर उसके बाद में साइनाइड के साथ में रिएक्ट करे और साइन में हीमोग्लोबिन बन जाए। तो इसके बाद में इसको 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, मिक्स वेल एंड लेट स्टैंड फॉर 5 मिनट एट रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद में क्या है, सेट करेंगे कैलोरीमीटर को एट 540 नैनोमीटर, और आगे लिखा है ग्रीन फिल्टर। कहीं कहीं पर क्या कहते हैं पता है, जब समझाएंगे तो बताएंगे कि कैलोरीमीटर को ग्रीन फिल्टर पे लगा लेते हैं। अब ग्रीन फिल्टर पे तो लगा रहे हैं, अब देखना ये जो 540 नैनोमीटर लिखा हुआ है, हम आपको कैलोरीमीटर दिखाते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। जब ऐसे कैलोरीमीटर को आप देखेंगे तो यहां पर देखो
यहां पर आप देख रहे होगे ये चार्ट बना है, दिख रहा है आपको, ये चार्ट बना है। इस चार्ट पर ऐसे 540, 560, 580, उसके सामने देखो ग्रीन लिखा है, येलो लिखा है, ये ऐसे इसके बारे में लिखा हुआ है कि ग्रीन फिल्टर जो लगा है वो 540 नैनोमीटर है, और यहां से इसको ऐसे सेट करते हैं, ठीक है, यहां से ऐसे क्या है सेट करते हैं, और ये देखो कहां है, यहां पर क्या है, यहां पर टेस्ट ट्यूब होती है, इसमें रखते हैं, ठीक, और ये फिल्टर यहां से सेट करते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। तो मैंने बताया कि ये 540 नैनोमीटर पर ग्रीन फिल्टर पर इसको सेट कर लेंगे, ठीक है, 540 नैनोमीटर पर इस कैलोरीमीटर को सेट कर लिया। उसके बाद में ये रिएक्शन यहां पर हो चुकी होगी, इस टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे और इसमें क्या करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद में इससे यहां से रीडिंग ले लेंगे, जो भी ये रीडिंग आएगी इस वाले की, जो ये रीडिंग आएगी इसको लिखेंगे एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सैंपल, ओडी ऑफ सैंपल, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर देखो ये क्या था साथ में, ये साथ में मेरे भाई था स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड की क्या ऑब्जॉर्बेंस है वो भी इसके बटे में लिखेंगे, ठीक। जैसे कुछ भी मान लो आ गई, 0.16 इसकी आई, 0.23 इसकी आई, और इसकी ऑब्जॉर्बेंस है 0.16, ठीक है। उसके साथ में लिखा है इनटू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। अब ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या है, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि डायरेक्टली जब ये दो रीडिंग आपके पास में आ गई हैं तो डायरेक्टली आप 15 से आप मल्टीप्लाई करा दें, यही तो लिखा मिलता है कहीं पर, यही तो बताते हैं कि डायरेक्ट आप 15 से मल्टीप्लाई करा दें। एब्जॉर्बेंस आपको सैंपल की आ गई, एब्जॉर्बेंस जो भी है स्टैंडर्ड की आ गई, उन दोनों को जब आप डिवाइड करें उसकी मल्टीप्लाई किससे करा दें, 15 से करा दें, आपका हीमोग्लोबिन आ जाएगा। ये 15 कहां से आया, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कहां से आया। अब जब आप दूसरी किताब में जाते हैं, जब आप दूसरी किताब में जाएंगे तो क्या लिखा मिलता है आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 251 डिवाइडेड बाय 1000। यहां पर जो मैंने स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन लिखा है वहां पर ये कहीं कहीं पर आपको ये फार्मूला लिखा मिलता है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 251 डिवाइडेड बाय 100, ये लिखा मिलता है, ठीक है। तो आप यही कंफ्यूज रहते हैं, कहीं कोई ये बताता है, कहीं कोई ये बताता है, क्या किया जाए, ठीक है। सुनो, जो ये फार्मूला है एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, यानी कि डिवाइडेड इनटू 15 ग्राम से आप मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक, वही डायरेक्ट निकल के आ जाता है क्या हीमोग्लोबिन है। ये 15 कहां से निकल के आता है, ये इससे निकल के आता है, जो कंसंट्रेशन होती है स्टैंडर्ड की, जो आपके पास में रहेगा स्टैंडर्ड, उस पे रीडिंग रहती है 61 के आसपास, ठीक, अपान करेंगे आप 1000 और इनटू 251, ठीक, किससे, 251 से। अब ये 251 क्या है, ये 251 मेरे भाई क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर है, क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर है। अब ये डाइल्यूशन फैक्टर देखो, जब हमने क्या किया था, यहां पर देखो, जब हमने 5 ml ड्रेपकिन सोल्यूशन लिया था, 20 माइक्रोलीटर ब्लड लिया था, तो यहीं पर ये बन जाता है कितना, 1:251 का, ठीक, 1:251 का यहां पर डाइल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको कट पिट करेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे पीटेंगे तो मेरे भाई 15 निकल के आएगा, ठीक, डायरेक्टली स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन क्या है 15, और इसको आप डिवाइड करेंगे इनटू 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया, ओडी ऑफ सैंपल अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 15, डायरेक्ट ये फार्मूला है, आप याद रखेंगे, आपका काम हो गया, ठीक है। जो भी सैंपल का एब्जॉर्बेंस आए, जो भी स्टैंडर्ड का एब्जॉर्बेंस आए, उसकी आप 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका हीमोग्लोबिन
निकल कर आ जाएगा। तो जहां कहीं पर आपको बुक में एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 251 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा हो, उसका मतलब सीधा सीधा यही है, इसको काट पीट के आप निकालो 15 निकल के आएगा। एग्जैक्ट 15 नहीं, 15 पॉइंट कुछ 1 आएगा, हम लोग इसको जो है 15 मान लेते हैं, 15.12 करके कुछ आता है। ठीक, ये बात हो गई। तो ये है मेरे भाई हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड का साइन मेथ। साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का। बोलो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? डाइल्यूशन फैक्टर आपको बता दिया 1:251 है। ठीक है, यहां पर फार्मूला ये होता है 540 नैनोमीटर पर जो है मेरे भाई कैलोरीमीटर को सेट किया जाता है। ठीक है, 5 मिनट के लिए रखते हैं, और यहां पर मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक, ये आपका खत्म होता है क्या, ये आपका प्रोसीजर खत्म हुआ। अब इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है, आइए समझते हैं। लिखा है देयर इज ए नो चांस ऑफ विजुअल एरर। हाँ, जैसे कि आप साइली मेथड से हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर रहे थे तो देखने में दिक्कत हो सकती है, तो अब क्या है, इसमें कोई विजुअल एरर का चांस नहीं है। ठीक है, लिखा है ऑल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट सेल्फ हीमोग्लोबिन कैन बी मेजर्ड। मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है कि जितने भी हीमोग्लोबिन है ये सभी को एस्टिमेट कर सकता है, किसको छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हीमोग्लोबिन। सेल्फ हीमोग्लोबिन कैसा था, सेल्फ हीमोग्लोबिन क्या था, सेल्फ हीमोग्लोबिन मेरे भाई था जब हीमोग्लोबिन बाइंड करे सल्फर के साथ में, ऐसे को कह रहे थे सेल्फ हीमोग्लोबिन। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हीमोग्लोबिन को ये क्या कर पाता है, मेजर नहीं कर पाता है, कन्वर्ट नहीं कर पाता है। फिर लिखा है द स्टैंडर्ड इज वेरी स्टेबल। जो स्टैंडर्ड है वेरी स्टेबल है, अगर ये सही नहीं होता, ठीक, तो इसको इंटरनेशनली रिकमेंड क्यों करते, ठीक, रीजेंट अगर इसका स्टेबल नहीं होता क्यों इंटरनेशनली इसको जो है रिकमेंड किया जाता है, मोस्ट एक्यूरेट क्यों इसको बोलते, इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि ये अच्छा है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें, हानि क्या होती है, हानि क्या होती है, वी कांट टेक द रीडिंग इमीडिएटली। अब रिएक्शन के लिए 5 से 7 मिनट लगेंगे, पूरा हम लोग जो है मैटर वो करेंगे, उसके बाद में फिर गुणा भाग करेंगे, देन मेरे भाई निकल कर आएगा हीमोग्लोबिन। ठीक, वी कांट टेक द रीडिंग इमीडिएटली, जल्दी नहीं कर सकते। इफ द ब्लड इज टर्बिड, अगर ब्लड जो है गाढ़ा है, ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन, अगर उसमें प्लाज्मा प्रोटीन है या हाइपरलिपिडीमिया है यानी लिपिड ज्यादा है, तो क्या होगा, द एब्जॉर्बेंस इज मोर एंड हेंस द इनकरेक्ट रिजल्ट मे बी ऑब्टेन। अगर किसी के प्लाज्मा में प्रोटीन ज्यादा है या फिर लिपिड ज्यादा है तो क्या हो सकता है, तो मेरे भाई थोड़ा बहुत एरर आ सकती है। लिखा है रिजल्ट आर अफेक्टेड ड्यू टू द हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अगर किसी का बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तब भी क्या है, रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड से। ठीक, आगे चलिए, आगे अब बात करते हैं गैसोमेट्रिक मेथड की। ठीक, इतने मेथड हमने, 2 इंपॉर्टेंट है जो क्या है टेस्ट परफॉर्म भी किए जाते हैं आपके लैब में, और क्या होता है आपके वाइवा में प्रैक्टिकल में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो है यहां से क्या है मेरे भाई, यहां से मेरे भाई क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां से क्या है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब क्या क्वेश्चन आते हैं आइए समझिए। गैसोमेट्रिक जो मेथड होता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का, उसमें लिखा है इट इज इनडायरेक्ट मेथड। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय यूजिंग वॉन स्लेक अपरेटस। इसमें किसका यूज करते हैं, तो यहां पर आप सामने देख सकते हैं ये जो बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, ये है वॉन स्लेक अपरेटस। ठीक है, वॉन स्लेक अपरेटस ये बना हुआ है, इससे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन किया जाता है। दिस मेथड जो है बेस्ड होता है किस पर, ऑन assumptions that 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, जब कभी आएगा गैसोमेट्रिक से यही पूछा जाएगा कि इसका मेथड क्या है, ये मेथड बेस्ड किस पर है, तब आप बताएंगे इसमें ये assumptions पे बेस होता है जिसमें कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.3 ml ऑक्सीजन। ठीक है, फिर लिखा है इट इज नॉट रूटीनली मेथड, इसको जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है
उसके साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज यूज फॉर, ये पूछा गया है एग्जाम में, इसको रिसर्च पर्पज के लिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए। किसके लिए इसका यूज मेरे भाई करते हैं? रिसर्च पर्पज के लिए और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए करते हैं। ये ध्यान रखिए, ये बात पूछी गई है, ठीक। इनडायरेक्ट मेथड है, ये कैरी करता है, और इसमें अपरेटस कौन सा होता है? वॉन स्लैक अपरेटस है, ठीक। क्या मैंने बताया वॉन स्लैक अपरेटस के बारे में कि इससे जो है गैसोमेट्रिक मेथड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होता है। इनडायरेक्ट मेथड है वॉन स्लैक अपरेटस, इसमें क्या है यूज किया जाता है, ठीक है। एजम्पशंस दैट 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.3 ml ऑक्सीजन। इसको रूटीनली यूज नहीं करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाता है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। फिर एक मेथड आता है, लिखा हुआ है हाल्डेन मेथड। कौन सा है? हाल्डेन मेथड है, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीसी जो है आर लाइज टूट जाती हैं, और क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज एडेड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड की जा रही होंगी, मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जब CO के साथ में ऐड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ऐड करता है, तो क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पीछे बताया। अब ये हर जगह लागू होगी चीजें, इसीलिए एक बार पहले समझ लेते हैं। अब जो चीजें जहां पर आएंगी तुरंत हम इस चीज को समझ जाएंगे। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जिसका कलर इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। हाल्डेन मेथड में क्या होता है? आरबीसी को लाइज किया जाता है, हीमोग्लोबिन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कराई जाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। उसके बाद में जो कलर आता है उस कलर को स्टैंडर्ड के साथ में मैच करते हैं। यही हाल्डेन मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का, ठीक। अब उसके बाद में आता है एक इंपॉर्टेंट, ठीक, हीमोक्यू सिस्टम। हीमोक्यू सिस्टम ऐसे इस अपरेटस को आपने देखा होगा, इस अपरेटस को आपने देखा होगा। ये हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का एक मेथड है, इस अपरेटस से भी हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में। किसमें? इसको पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, POCT में। या फिर आपने इसको देखा होगा कहाँ? ब्लड बैंक में भी देखा होगा, ठीक है। ब्लड बैंक में मतलब जहां पर आपको जल्दी चाहिए, तुरंत आपको निकालना है, आप इससे निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में रखा गया तुरंत, ठीक है। आइए समझते हैं कि पोर्टेबल हीमोग्लोबिनोमीटर क्या है, हीमोक्यू सिस्टम है क्या, ठीक। ये आपके सामने बना हुआ है, ये लगी है फोटो, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, इसमें क्या होता है? देखो ये मशीन होती है, इसमें बैटरी रहती है और तार से आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बैटरी रहती है इसमें, ठीक है। लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ प्री कैलिब्रेटेड पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ये क्या है? प्री कैलिब्रेटेड पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड स्पेक्ट्रोमीटर है। इसमें कोई भी डाइल्यूशन की रिक्वायर नहीं होती है। इसमें क्या है? कोई भी डाइल्यूशन की नीड नहीं है, इसमें कोई भी डाइल्यूशन की नीड नहीं होती है। उसके अलावा क्या होता है? इसमें ब्लड जो है, जो इसमें ब्लड आता है, सबसे पहले देखो समझाते हैं चीज को। क्या है? ये है, आपने क्या है इसमें कैपिलरी ब्लड लेना रहता है, ठीक है। आपके पास नीडल आई, आपने प्रिक किया, ब्लड लिया, और यहां पर देखो ये होती है क्वेट, इसको बोलते हैं, ठीक। इसमें जैसे ही आप टच कराएंगे ऐसे कोने में, इसमें पूरे में क्या होगा? ब्लड इसमें फिल हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या है? ब्लड फिल हो जाएगा। ये जब ब्लड फिल हो जाएगा तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये काला कलर का, इसको जब आप खींचेंगे ऐसे बाहर, जब बाहर खींचेंगे ये खुलेगा और इसमें ये क्वेट रख जाएगी। फिर इसको ऐसे ही अंदर की ओर कर देंगे, ये बंद हो जाएगी। और जब ये बंद हो जाएगी तो क्या होगा? थोड़ी देर में ये तुरंत ये रीडिंग देगी, 15.3 क्या है? हीमोग्लोबिन आ गया, ठीक। तो ऐसे इसमें पता लगाते हैं, ठीक, ऐसे करते हैं। लिखा है ब्लड इज रन बाई कैपिलरी एक्शन। ब्लड क्या है? रन हो रहा है कैपिलरी एक्शन डायरेक्टली इनटू द क्वेट कंटेनिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है? अब ये जो क्वेट है, ये इसमें होता क्या है? इसमें होता है सोडियम नाइट्राइट। क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट होता है और सोडियम एजाइट होता है। क्या है? सोडियम नाइट्राइट होता है और
सोडियम एजाइड होता है। सोडियम नाइट्राइट और सोडियम एजाइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड को कन्वर्ट कराते हैं जो हीमोग्लोबिन टू एजाइड मेथ हीमोग्लोबिन, किसमें, एजाइड मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करा देते हैं। और यही क्या करता है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस मेजर्ड एट वेवलेंथ 565, क्या है, इसी को जो है यही जो है मेजर कर लेता है, ठीक है, 565 नैनोमीटर। ठीक, ये बात किसकी हो गई, हीमोक्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक बात और यहां पर ध्यान रखोगे, यहां पर ये ध्यान रखोगे जो क्वेट होती है इसको क्या है, आपको ड्राइंग एजेंट के साथ में रखना होता है, इनको केप्ट विद ड्राइंग एजेंट, नमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई किसके बारे में, हीमोक्यू सिस्टम के बारे में, समझ गए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे भाई क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया, आपको यहां पर याद रखना है कि इसमें ये प्री कैलिब्रेटेड पोर्टेबल बैटरी ऑपरेटेड स्पेक्ट्रोमीटर है, इसमें कोई भी डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें जो है जो कैपिलरी ब्लड यूज किया जाता है स्क्वैट में, इसमें क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट होता है और सोडियम एजाइड होता है। ये हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देते हैं एजाइड मेथ हीमोग्लोबिन में। 565 जो इसकी वेवलेंथ पर क्या करते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग में भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। ये है मैंने आपके लिए रिएक्शन लिख दी। जो ये क्वैट होती हैं इनको ड्राइंग एजेंट के साथ में रखते हैं, ठीक। ये पूरा हो गया आपका हीमोक्यू सिस्टम, ठीक। आगे चलिए, एक है अगला टेलक्विस्ट मेथड, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। टेलक्विस्ट मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रॉप ऑफ ब्लड इज प्लेस्ड ऑन फिल्टर पेपर। क्या होता है, जो ब्लड की ड्रॉप है उसको क्या करते हैं, प्लेस कर दी जाती है किस पर, फिल्टर पेपर पर, एंड कलर इज मैच्ड विद स्टैंडर्ड। ये ऐसा स्टैंडर्ड होता है, ये आप देख रहे हैं, ये पट्टी लगी हुई है, ठीक है। और कलर के अकॉर्डिंग यहाँ ये फिल्टर पेपर है जो हाथ में पकड़े हैं, इस पर जैसे ही ब्लड डाला जो भी कलर आना था आ गया। अब इसमें नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे सेट करते हैं, जहां पर ये कलर सेट हो जाता है वहां पर ये देखो ऐसे रीडिंग लिखी रहती है और वही दे देते हैं, ठीक। तो ये तरीका होता है, इसी को बोलते हैं टेलक्विस्ट मेथड। अब ये क्विकेस्ट मेथड है, मतलब इससे क्या है, बहुत जल्दी आप बता सकते हैं, जैसे प्रिक किया तुरंत फिल्टर पेपर पर डाला और तुरंत इसके साथ में मैच कर दिया, आपने बता दिया। लेकिन 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 यहां पर मेरे भाई ये है कि इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ एरर पॉसिबल है, ठीक। ये इसमें बहुत ज्यादा गलती के चांसेस है, ठीक है, टेलक्विस्ट मेथड में। फिर आता है केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड में क्या होता है मेरे भाई, जो हीमोग्लोबिन है वो डिटेक्ट किया जाता है बाय द डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ आयरन। क्या केमिकल मेथड में क्या होता है, जो आयरन प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है, जो आयरन प्रेजेंट होता है ब्लड में उसके अमाउंट को डिटेक्ट करके हम लोग हीमोग्लोबिन का पता लगाते हैं। लिखा है द अमाउंट ऑफ आयरन इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। जाहिर सी बात है, ठीक है, आरबीसी है, अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा तो उसमें हीमोग्लोबिन भी ज्यादा, अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा तो आयरन भी उसमें उतना है। तो इन सभी से मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज आपको बताई थी कि किन किन तरीके से हम लोग हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बता सकते हैं, ठीक। तो ये केमिकल मेथड हो गया। आगे चलिएगा, फिर आता है एक स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड है, ये है, इसको अगर कहा जाए फिजिकल मेथड कौन सा होता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का, तो आप कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ठीक है। अब आप नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज होने वाली है, ठीक है। इसमें मेरे भाई सबसे पहले क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, इसमें प्रिक करते हैं, ठीक। क्या है, हम लोग जो है कैपिलरी में ब्लड का यूज करते हैं, फिंगर को प्रिक किया, ब्लड की ड्रॉप को इसमें डाला, किसमें, ये कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, इसमें ब्लड की ड्रॉप को डालते हैं। अगर ब्लड की ड्रॉप डूब जाती है, क्या कहें, अगर ब्लड की ड्रॉप डूब जाती है तो मेरे भाई कहेंगे कि हीमोग्लोबिन 12.5 से ज्यादा है। अगर इसमें ड्रॉप तैर रही है तो कहेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है 12.5 से कम है। ये है, आइए समझिए,
इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज करते हैं, पहली बात। ठीक है, लिखा है एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 सेंटीमीटर से ब्लड को डालेंगे, ठीक, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए दूरी। अब ऐसा है, मान लो काफी ऊपर से आपने डाल दिया, अब जब आप बहुत ऊपर से डाल देंगे तो यहां से नीचे तक आने में स्पीड तो बढ़ेगी, तो ज्यादा जा सकता है। तो एक मापक के तौर पर क्या है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, अबाउट 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, डालेंगे ब्लड को, फिर ऑब्जर्व करेंगे इस ड्रॉप का बिहेवियर। जैसे यहां से ब्लड डाला तो ये क्या है, ब्लड ऊपर है और ये ब्लड क्या है, नीचे है। ठीक, एक ब्लड ड्रॉप यहीं रह गई, एक नीचे पहुंच गई, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.03 है इज इक्विवेलेंट टू HB कंसंट्रेशन ऑफ 12.5 ग्राम पर DL। यानी जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.053। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.053 और इसी को मान लेते हैं कि जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इक्विवेलेंट है HB कंसंट्रेशन 12.5 ग्राम पर DL के बराबर। ठीक है, फिर लिखा है इसको यूज कहां करते हैं, जनरली यूज इन ब्लड बैंक। ठीक है, फॉर डोनर स्क्रीनिंग, इसको जनरली डोनर स्क्रीनिंग के लिए ब्लड बैंक में यूज करते हैं, हीमोक्यू भी यूज करते हैं, पीओसीटी में भी हीमोक्यू का प्रयोग करते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर ब्लड की जो ड्रॉप है वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, यहां पर सिंक कर गई, तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि हीमोग्लोबिन 12.5 से ज्यादा है। अगर मेरे भाई फ्लोट कर रही है, फ्लोट का मतलब तैर रही है, सिंक का मतलब डूब रही है, अगर डूब रही है तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, 12.5 से ज्यादा होगा। ठीक, ये बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड के बारे में। आगे चलिए, अब हीमोग्लोबिन के बारे में समझते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है मेरे भाई, कौन कौन क्वेश्चन आते हैं समझाता हूं आपको। मेल में जनरली देखा जाएगा तो 13 से 17 ग्राम पर DL। ठीक है, फीमेल में क्या होता है, 12 से 15 ग्राम पर DL। प्रेग्नेंट अगर फीमेल है तो उसमें 11 से 14 ग्राम पर DL, यानी प्रेग्नेंट फीमेल में क्या है, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन की बात करोगे तो 10 से 15 ग्राम पर DL, और जो न्यूबॉर्न होगा उसमें ज्यादा आपको मिलेगा, 13 से 19 ग्राम पर DL। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में आता है प्रेग्नेंट वुमेन से, एग्जाम में आता है न्यूबॉर्न से, एग्जाम में आता है मेल और फीमेल से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं, यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हीमोग्लोबिन कम कब होगा, हीमोग्लोबिन कम कब होगा, या फिर तो पहली कंडीशन लिखी है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस का मतलब क्या है, खून निकल जाए, कहीं चोट लग गई, इंजरी हो गई, ट्रामा हो गया तो ब्लड लॉस हो जाएगा, यानी ब्लड निकल गया तो वहां से आरबीसी निकल गई, और जब आरबीसी निकली तो उसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, कम हो गया। ठीक है, फिर लिखा है डिफिशिएंट आरबीसी प्रोडक्शन, यानी आरबीसी का उत्पाद ही कम हो जाए, यानी आरबीसी बने कम। अगर आरबीसी कम बनेगी मेरे भाई, तो अगर आरबीसी कम बन रही तो उन्हीं के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो आरबीसी भी कम बन रही तो हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा। ठीक, फिर लिखा है बोन मैरो फेल्योर। अरे मेरे भाई, जहां फैक्ट्री है, आरबीसी का प्रोडक्शन कहां होता है, बोन मैरो में। अगर बोन मैरो ही फेल कर जाएगी, जो फैक्ट्री ही फेल कर जाएगी, तो आरबीसी का निर्माण ही नहीं होगा, और जब आरबीसी ही नहीं बनेगी तो फिर क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी आपका नहीं बनेगा। ठीक, अगर कैंसर हो जाए तब भी हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, लीवर या किडनी डिजीज हो जाएगी तब भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, और प्रेगनेंसी में आप देख रहे हैं क्या है, तब भी हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। फिर देखिए आगे, आगे लिखा है कि हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। हीमोग्लोबिन मेरे भाई बढ़ रहा है, एक कंडीशन होती है जिसको लिखा है हीमोसाइड्रोसिस। हीमोसाइड्रोसिस में क्या है, हीमोसाइड्रोसिस में क्या होता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है, मतलब आयरन जो है ओवरलोड, आयरन अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है। आयरन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है। ठीक है, पहली चीज।
फिर लिखा है हीमोक्रोमेटेसिस। ये क्या होता है? ये एक आयरन ही जब हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, मतलब आयरन जिसकी बॉडी में ज्यादा हो जाए, उसका रीजन क्या हो, जेनेटिकली हो, तब उसको क्या कहेंगे, हीमोक्रोमेटेसिस बोलेंगे। फिर लिखा है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है? अगर पॉलीसाइथीमिया में होता है आरबीसी की संख्या बढ़ जाए। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ गई है तब मेरे भाई क्या होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो यानी हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई हीमोग्लोबिन डाउन की और हीमोग्लोबिन कम की। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको समझते हैं। लिखा है ओनली 10% ऑफ आयरन इनटेक इज एब्जॉर्ब। केवल कितना, जितना हम आयरन का इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ 10% ही, सिर्फ और सिर्फ कितना, सिर्फ और सिर्फ 10% ही मेरे भाई क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक, फिर लिखा है आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन फेरस। किस स्टेट में? फेरस स्टेट में ही। आयरन जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, वो भी अपर जेजुनम। जब हमारा डाइजेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो हमने बताया है जेजुनम, इलियम किसके पार्ट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, सारे लिख लो यहां पर। पहला क्या होता है, डिओडिनम होता है। दूसरा क्या होता है, जेजुनम होता है। और तीसरा मेरे भाई क्या होता है, इलियम होता है। ठीक है, फिर लिखा है, फिर क्या लिखा है, आयरन इज ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इन द कॉम्बिनेशन विद ट्रांसफेरिन। मैंने आपको यही बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आयरन होता है, जो हमारी बॉडी में आयरन होता है, जो आयरन होता है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, किसके साथ मिलकर, ट्रांसफेरिन के साथ में। किसके कॉम्बिनेशन के साथ में मिलकर, ट्रांसफेरिन के साथ में। ठीक है, अगर आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो ट्रांसफेरिन के साथ में। फिर लिखा है फेरिटिन लेवल इन ब्लड। ठीक, अगर आप ब्लड में आयरन लेवल चेक करना चाह रहे हैं तो आप फेरिटिन लेवल चेक करिएगा। अगर आप बोन मैरो में देखना चाह रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, इनको हीमोसाइड्रिन बोलते हैं। आप हीमोसाइड्रिन चेक करिएगा। आर इंडक्टिव ऑफ आयरन स्टेटस क्या है, आर इंडक्टिव ऑफ आयरन स्टेटस। अगर आपको बॉडी में आयरन का स्टेटस पता लगाना है तब आप क्या करेंगे, ब्लड में फेरिटिन लेवल को आप चेक कर सकते हैं, आपको आयरन का स्टेटस पता लग जाएगा। हीमोसाइड्रिन इन द बोन मैरो, अगर हमारी बॉडी में आयरन अधिक मात्रा में है, ज्यादा है, आयरन ओवरलोड है, तो आपको हीमोसाइड्रिन मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके, ये हो गए हीमोग्लोबिन के। जो भी इंपॉर्टेंट मेरे भाई हो सकता था, क्या मैंने कहा, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था, मैंने आपको जो भी टेस्ट थे, जो भी हीमोग्लोबिन के बारे में है, जो भी एग्जाम में आ सकता है, जो भी आया होगा, मैंने आपको सब कराया। अगर आप यहां तक मेरी क्लास में रुके हैं तो आप एक बार दिल से बताइएगा कि जिस तरीके से मैंने क्लास कराई है आपको, इस तरीके से, इस फॉर्मेट में कहीं पर भी आपको ऐसी क्लास देखने को मिली है? इस तरीके से कहीं पर भी आपको नहीं मिली होगी, इस तरीके से कोई भी आपको नहीं समझाया होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे भाई इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं कि आपको हम पढ़ लेंगे अपने आप से, तो इस तरीके से पढ़िए। मैंने आपको समझाया कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, एक एक चीज के बारे में आपको चीजों को समझना है। ठीक, ज्यादा डीप नहीं जाना, आपको इतना भी नॉलेज होना चाहिए कि जिस लेवल का हमारा एग्जाम होता है उसमें किस लेवल का चीजें पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई मैं लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच में आपको पढ़ा रहा हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकंड ईयर का हो, चाहे वो तैयारी कर रहा हो, मेरे भाई इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से, चाहे हिंदी इंग्लिश, किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। टॉपिक वाइज इस तरीके से मैं आपको कंटेंट कराऊंगा। उसमें क्लास नोट्स पीडीएफ जो है, क्लास जब पूरी आपकी खत्म होगी उसके बाद में मैं आपको दूंगा, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें मेरे भाई 100+ आपको टेस्ट सीरीज दूंगा। कोई भी एग्जाम आए उस टेस्ट सीरीज से आप करके जाइएगा, उसका कोई भी पैसा नहीं लूंगा। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। उसके अलावा इस बैच में मैं आपको दे रहा हूं ऐसे एमसीआरई हो गया, आरआरबी पैरामेडिकल हो गया, जो भी स्टेट के एनएचएम एग्जाम हो गए, उसमें आता है नॉन टेक्निकल पोर्शन।
नॉन टेक्निकल बोले तो 30 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर आती है। इस बैच में मेरे भाई मैं नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आपको दूंगा, ठीक है। तो ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला ऐप डाउनलोड कर लेना, बैच में ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। रही बात फीस की, तो आप जानते हैं 5,000 रुपए आपको फीस लगती है। 5,000 में लोग आपको पढ़ाते हैं टेक्निकल पोर्शन, 5-6 हजार ऐसे है, 5,000, 5,500, 6,000 टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। यहां पर मेरे भाई मैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज तीनों चीजें आपको दे रहा हूं 1999 में, 1 साल के लिए। ऐसा कंटेंट जो मैंने आपको दिखाया, किसी किताब का मैंने डायरेक्ट यहां पर काट के पेज लगा दिया हो, 2 मिनट में आके पढ़ा दिया हूं, तो मेहनत किया हूं उसी की मैं आपको बता रहा हूं। कम फीस में क्वालिटी कंटेंट आपको दूंगा मेरे भाई, ये वादा है, ठीक है। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग बहुत जल्द डेली 9 बजे शुरुआत करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, मनीष भाई पटेल पर। मेरे भाई लास्ट में कमेंट जरूर इस पर करके जाना, यहां तक बने हुए हो तो जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, ऐसे चीजों आपको समझ में आई कि नहीं आई। कोई भी अगर आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, आपका मनीष भाई उस पर जरूर जो है रिस्पॉन्स करेगा और चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।